हम आज थर्ड मॉड्यूल अपना शुरू करेंगे और थर्ड मॉड्यूल हमारा है कि मुज़ाकराती टीम के ढांचे को या उसके स्ट्रक्चर को समझना। इससे पहले इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस अगर हम फर्स्ट टू मॉड्यूल्स को बहुत ही ब्रीफली टच कर लें। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि 5 मिनट में मज़ीद लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टिसिपेंट्स भी, और दूसरा एक क्विक रिव्यू अच्छा होता है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी या फॉर द सेक ऑफ रिफ्रेशिंग द कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप जब आगे बढ़ रहे हो तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके एक दफ़ा उनको हम टच कर लें। तो मॉड्यूल 1 जो आपका था, इसमें हमने बात की थी कि जो आपकी क्राइसिस सिचुएशंस हैं, इनकी बेसिकली इसको एज अ डिसिप्लिन या एज अ फील्ड ऑफ स्टडी लॉ इन्फोर्समेंट में क्यों इसको इस्तेमाल किया गया या क्यों इसके ऊपर काम किया गया और कैसे ये डेवलप हुआ हिस्टोरिकली, इसके ऊपर हमने बात की थी। और दूसरा हमने जो है वो बात की थी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं या उसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं क्रिटिकल इंसिडेंट्स की, क्राइसिस इंसिडेंट्स की, उन पे बात की थी। और उसमें हमने दो टाइप्स बताई थी, एक हमने इंस्ट्रूमेंटल और दूसरा एक्सप्रेसिव। अब तक तो आप लोग समझ चुके हैं कि इंस्ट्रूमेंटल कौन सा है और एक्सप्रेसिव कौन सा है। तो इंस्ट्रूमेंटल के बारे में अगर बल्कि क्यों ना हम ऐसे कर लें कि कोई पार्टिसिपेंट जो है वो हमें ये बता दे कि इंस्ट्रूमेंटल क्राइसिस इंसिडेंट कौन सा होता है ब्रीफली, यानी जो हमने एक्चुअल उसकी डेफिनेशन पढ़ी है 2-3 पॉइंट्स में, वो क्रिटिकल जो डेफिनेशन है क्रिटिकल इंसिडेंट्स में, जो इंस्ट्रूमेंटल क्राइसिस इंसिडेंट होता है या क्राइसिस सिचुएशन होती है, ये इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन हम किसको कहते हैं? जो अभी अवेलेबल हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई ये बताना चाहेगा? क्योंकि हम 2-3 दिन से इस पे बात कर रहे हैं, तो आई होप कि अब तक आपको इसकी क्लैरिटी आ गई होगी कि इंस्ट्रूमेंटल कौन सा इंसिडेंट है और एक्सप्रेसिव कौन सा इंसिडेंट है। तो मैं सुनना चाहूंगा कि इंस्ट्रूमेंटल इंसिडेंट कौन सा है, ये आप में से कोई पार्टिसिपेंट हमें बताएं। ओके, गुड गुड, अब्दुल करीम फरमाइए। सर, इंस्ट्रूमेंटल जो इंसिडेंट है, जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ, वो ये है कि जो प्री प्लान हो, एक मंसूबे के तहत हो। और वहाँ पे जब वो आते हैं, एक बंदे को यरगमाल बना के जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो अ, उसमें ये होता है कि वो अपने उस पर फोकस करते हैं, जो मुतालबा वो हमारे बिल्कुल साथ जो शेयर करते हैं, जो मुतालबा वो रखते हैं, उस पर जो उसका फोकस होता है। और दूसरा जो एक्सप्रेसिव है, वो तो ये है कि बेईमानी है और उसका कोई वो नहीं है। और दूसरा ये है कि उसने जिसको यरगमाल बनाया है, तो उसके जरिए वो कुछ हासिल करना चाहते हैं। सही, गुड, बहुत अच्छी बात है। तकरीबन बेसिक्स यही हैं। आप एहसान साहब भी शायद हैंड रेज किया है। एहसान, आप बताएंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? ठीक है वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। आपका सवाल तो आया था उस दिन, मैं अभी तक वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। ये हम्म, सवाल आपका सुन रहा था। इसमें ये सिचुएशन थी कि इंस्ट्रूमेंटल जो है, वो जो पहला वाकया है सियालकोट वाला, उसमें इसी किस्म की सिचुएशन है कि वो अपने आप को अपनी वो डिमांड रख रहे हैं सब कुछ, उनमें वो इस तरह का जो है वो दूसरा इशू नजर नहीं आ रहा है, जो जैसा कि जबकि इसके बरक्स राजनपुर वाला, उसमें जोटू गैंग के अपने जो साबका हालात जिंदगी है उसके खिलाफ केसेस ऐसे दर्ज होना, वो दूसरा वो अपने आप को एक्सप्रेसिव वो नजर आ रहा है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। तो मजीद ठीक। आगे इस, क्योंकि उस किस्म के वो सर्कमस्टांसेस इस तरह है कि छोटू गए कि उसके केसेस या दूसरे बैकग्राउंड को देखा जाए तो वो है, जबकि इनका जो है जो सियालकोट वाला, वो जो है इनको होस्टेज करते हैं या माल बना देते हैं, इसमें दूसरी सूरत हाल नजर आ रही है। जी, थैंक यू और सर। भी हमारे पास, जी हाँ, गुड, और भी दो पार्टिसिपेंट्स हैं कोई जिनके हैंड रेज हुए हैं? सर, इंस्ट्रूमेंटल में जो है किसी ग्रुप को या एक फरीक को यरगमाल बनाने के बाद किसी तीसरी फरीक से डिमांड करना, या जब तक डिमांड या मुतालबात पूरे नहीं होते, तब तक यरगमाल बनाए जाने वालों को खतरा भी होता है इंस्ट्रूमेंटल में सर। और एक्सप्रेसिव में जो है ना, ऐसे हालात क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे शख्स जो अपने गुस्सा या जज्बात वगैरह को जाहिर करने के लिए करता है, ऐसे हालात में ऐसे शख्स या जितने भी अशखास को रगमाल बनाए होते हैं,
खुद को भी या उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है सर, ये एक्सप्रेसिव। गुड, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली यही फ़र्क है इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव का। तकरीबन सभी ने एक एक डिफरेंट पॉइंट के अंदाज में बताया, लेकिन बात यही है कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन वो होती है जिसमें कि यरगमाल बनाने वाले शख्स, होस्टेज टेकर जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उस सब्जेक्ट की वाज़ेह डिमांड होती हैं, क्लियर उसकी डिमांड्स होती हैं, उसका फोकस अपनी डिमांड पे होता है, और वो जिसको यरगमाल बनाता है उसके ज़रिए किसी थर्ड पार्टी से अपनी डिमांड्स मंजूर कराने की कोशिश करता है, अपने मुतालबात मंजूर कराने की कोशिश करता है। जबकि दूसरी सूरत जो थी एक्सप्रेसिव की, उसमें ये सिर्फ अपने गम और गुस्से का भी इजहार कर रहा होता है, और जिस शख्स को इसने गिरफ्त में लिया होता है वो एक विक्टिम की सूरत होती है कि उसको भी नुकसान पहुंचाना इसको मकसूद होता है और हो सकता है, और ये उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि उसे कत्ल करके और खुदकुशी भी कर सकता है। सो एक्सप्रेसिव इस तरह की होती है कि उसमें रेज है, उसमें एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, और उसके अंदर वो अपने हालात व वाक़यात बता रहा होता है, उसके कोई वाज़ेह डिमांड्स नहीं होते, बेईमानी किस्म की अगर डिमांड्स होती हैं तो वो बेईमानी किस्म की होती हैं। फिर दूसरा हमने इस पे स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स हमने दूसरे सेशन में या दूसरे मॉड्यूल के अंदर हमने की थी। जो जिसको हम स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स कहते हैं, उसके अंदर बेसिकली हमने दोनों टाइप की जो हमारी सिचुएशंस होती हैं उनके ऊपर बात की थी कि एक तो उनमें बिहेवियरल कॉन्टिन्यूम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल में वो रैशनल थिंकिंग कर रहा होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसकी गोल्स के ऊपर उसकी डायरेक्शन होती है और उसकी क्लियर कट सब्सटेंटिव डिमांड्स होती हैं, जबकि एक्सप्रेसिव में वो इमोशनल वेंटिलेशन के लिए कि अपने गम और गुस्से का इजहार करना है, अपने दिल की भड़ास निकालनी है, कोई क्लियर गोल नहीं है, कोई सब्सटेंसिव डिमांड्स नहीं है। और फिर उसके बाद वो जो पैसेज ऑफ टाइम का हमने आपको बताया था कि वक्त गुजरने से कितना फ़ायदा होता है कि इमोशंस कम होते हैं, रैशनैलिटी बढ़ती है, जब स्ट्रेस कम होता है तो सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेशंस भी कम होने लगती हैं और उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको उसके साथ रेपो बिल्ड करने की। इसी दौरान आप इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जिससे आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, तो इसमें टाइम को आप एज अ टूल यूज़ करते हैं। फिर बिहेवियरल चेंज स्टेयरवे की हमने बात की थी कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आप पहले अप्लाई करते हैं, फिर एम्पैथी यानी उसके मसले को समझने की एक कोशिश करते हैं और उसकी जगह अपने आप को रख करके उसके मसले को समझते हैं सब्जेक्ट के, फिर उससे रेपो बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में आ जाते हैं और फिर उसका बिहेवियरल चेंज का आप सबब बन जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल और इसकी स्ट्रेटजीज जो हमने बताई थी उसमें कि आप टाइम लें, उसकी एक्सपेक्टेशंस को कम करें सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट जो है वो पहले पावरफुल फील करता है, जब आप डिले करते हैं तो फिर वो महसूस करता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसमें गिव एंड टेक की वाली बार्गेनिंग होती है, और गिव एंड टेक बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि आप उसे जो भी रियायत दें उसके बदले आप उससे भी कोई ना कोई लेवरेज हासिल करें, कोई ना कोई अपनी बात उससे मनवाएं ज़रूर। इसमें रेपो बिल्ड करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, हाई प्रोफाइल कंटेनमेंट या हाई प्रोफाइल आपकी जो शो ऑफ फोर्स है वो इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, ताकि उसको ये बताएं कि आप अगर किसी टाइम भी हमें फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी, हम आपके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। जबकि दूसरी तरफ आपने पीसफुल सरेंडर की तरफ भी उसे लेकर जाना है और कहना है कि अगर पीसफुली वो सरेंडर करे तो ये अच्छा रास्ता है और आप इसके लिए उसे रियायतें देने को तैयार हैं। फिर एक्सप्रेसिव सिचुएशंस की जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें टाइम बाय करना है, उसको ये बताना है कि अगर मसला हल नहीं होता तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर मसले के हल की तरफ वो जाता है बस बातचीत से तो उसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। खुद भी आपने ये महसूस करना होता है कि आपकी रिस्ट्रेंट जो है या आपका जो ये ठहराव है, आपका एक्शन न लेना है और बातचीत करना, ये कोई वीकनेस नहीं है बल्कि ये स्ट्रेंथ है आपकी और आप अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आपने उसका, क्योंकि वो एंगर है, जज्बातियत है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, आपने सब्जेक्ट कोशिश करना है कि कूल डाउन करें और इन इमोशंस को नीचे लेकर आएँ, ठीक है? और फिर इसी हिसाब से उसे रैशनल थिंकिंग की तरफ लेकर जाएँ। जब आप उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, एक रेपो बिल्ड कर लेते हैं, तो फिर आप उसको आइडियाज़ दे सकते हैं कि देखें, आप जो गुस्सा और गम का इज़हार कर रहे हैं, आपका गुस्सा और आपका गम बजा है, आपके जज़्बात सच्चे हैं, लेकिन इस मसले को हल करने के और भी तरीके हो सकते हैं जिनमें तशद्दुद की ज़रूरत नहीं है, और भी पीसफुल रास्ते हैं। और इस बात पे फिर आप जो है वो उसके साथ एक रेपो बिल्ड करने के लिए गुड फेथ का मुज़ाहिरा करते हैं। ये बताते हैं कि जो बातें मैं कर रहा हूँ, आई मीन इट, मैं आपकी खैर खाही चाहता हूँ, मैं इस मसले को हल करना चाहता हूँ, मैं वाक़ई उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे झूठे वादे या झूठी दलीलें आपको नहीं दे रहा। ये करते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो इसमें हमने बात की थी कि सब्जेक्ट का जो परसेप्शन है उसका आपने ख्याल करना है कि वो किस तरह सोच रहा है। कोई भी गैर यकीनी सूरत हाल, कोई भी अननेसेसरी या बाज़ औक़ात इंटेंशनल मूवमेंट फोर्स की जो होती है वो भी उसे डरा सकती है, क्योंकि हमने कहा था कि वो एक डरा हुआ, सहमा हुआ, थ्रेटन्ड एक शख्स है। तो उस सब्जेक्ट के जो किस तरीके से वो सोच रहा है ये आपने ज़रूर ख्याल करना है।
और आपने ये जरूर देखना है कि आपके किसी एक्शन का उस पर क्या असर पड़ सकता है, आपके किसी एक्शन को वो किस तरीके से प्रिज्यूम कर सकता है, परसीव कर सकता है, क्योंकि उसकी परसेप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर उसके पास जो है उसके इस वक्त एक तरह से उसकी कंट्रोल में जो है होस्टेजेस हैं, उनकी जानें हैं। तो आप उनकी जानें बचाने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होस्टेजेस की जानें बचाना है। उसके लिए आपको यकीनन जो है वो हर कदम उठाना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसकी परसेप्शन का ख्याल रखना है, आपके किसी अमल से उसमें इनसिक्योरिटी की परसेप्शन ना और वो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात की थी कि कमांडर, ऑन सीन कमांडर को ज़रूर ये समझना चाहिए कि ये बिहेवियर किस किस्म का है सामने सब्जेक्ट का, और वो ये किस किस्म की सिचुएशन है, इंस्ट्रूमेंटल है आया या एक्सप्रेसिव है, और उसमें उसे क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। फिर हमने ये बताया था कि लीनियर अप्रोच में सीधी सीधी बात है कि पहले बातचीत और उसके बाद पावर का शो अपना फोर्स का इस्तेमाल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। पैरेलल एप्लीकेशन जिसमें आप बातचीत भी करते हैं और साथ साथ फोर्स के यूज़ की बात भी करते हैं, उसे ये बताते हैं कि एग्रीमेंट हो गया तो हम सबका फ़ायदा है, नेगोशिएशन कामयाब रही तो आपको भी आसानी मिलेगी। जबकि अगर नेगोशिएशन नाकाम होती हैं, डिसएग्रीमेंट होता है और डिसएग्रीमेंट बढ़ जाता है, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और फोर्स का इस्तेमाल करना नागुज़ीर हो सकता है, ये भी आप उसे समझाते हैं। फिर उसके बाद हमने टेक्निकल कंपोनेंट की बात भी की थी कि हम टेक्निकल कंपोनेंट को यूज़ करते हैं या उसे शो करते हैं तो हमारा मकसद किसी को टेबल पे लाना, बातचीत करने के लिए होता है, ना कि उसे बिल्कुल ज़मीन पे गिरा देना। सो ये हमारा कल का कॉन्सेप्ट, कल तक का हमारा जो करिकुलम था, बहुत ब्रीफली मैंने 5-7 मिनट में इसको रिवाइज किया है। और अब हम आपसे भी इनपुट इसमें लिया है, जो कि यकीनन पहले की तरह पॉजिटिव इनपुट है। और आई एम स्टिल हैप्पी कि आप लोग जो है वो जो भी बात सामने आ रही है उसको सीरियसली ले रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। तो आज का हमारा जो मॉड्यूल है अब शुरू करते हैं, जो कि मुज़ाकराती टीम के ढांचे को समझना, यानी जो मुज़ाकराती टीम है इसका जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह काम करती है, इसको हमने समझना है। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें हमने इस सेशन के दौरान क्या चीज़ें मालूम करनी है। ये एक बेसिकली दुनिया भर में लर्निंग टेक्निक्स में एक टेक्निक अभी ये भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है कि आपको शुरू में ये बताया जाता है कि जो बात होने जा रही है, इस बात को करने का मकसद क्या है, हमारे तरबियती नताइज या जिसे लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, वो क्या हैं। हम आपको इस बात से या इस गुफ्तगू से, इस सेशन से क्या चीज़ें सिखाना चाहते हैं। तो इसमें आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, पहला ये कि जो उसका इफेक्टिवली जो स्ट्रक्चर होता है, एक जो नेगोशिएशन टीम है, नेगोशिएशन टीम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है ये समझना आपने। उसका ढांचा जिसे हम कह रहे हैं वो स्ट्रक्चर है, बेसिकली के स्ट्रक्चर को समझना है। दूसरा, उसके अंदर जो मुख्तलिफ एक्टर्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं नेगोशिएशन टीम के अंदर, वो लोग कौन कौन से हैं, और इसी तरह क्राइसिस को हैंडलिंग करने में और कौन से कैरेक्टर्स हैं और कौन से लोग हैं और उनके क्या क्या रोल है, और उन सब रोल्स को किस तरीके से आप बतौर कमांडर सुपरवाइज करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे। और फिर जो कमांड पोस्ट एक बनाई जाती है और जो नेगोशिएशन ऑपरेशन सेंटर होता है, इसके दरमियान जो डिफरेंट ये समझ लें हायरार्की है, उसमें किसका क्या रोल है, कौन क्या काम करेगा, कौन किसको जवाबदेही होगा, कौन किसको जवाब देगा, कौन किसको इन्फॉर्मेशन पास करेगा, ये चीज़ें आपको आज हम सिखाएंगे। यानी कि यूँ समझ लें कि अब तक हम इंसिडेंट की टाइप्स की बात की, उसके बाद हमने टेक्निक्स की बात की, आज हम ये कह रहे हैं कि इंसिडेंट आपके सामने मौजूद है। आप मौके के ऊपर अगर कमांडर हैं या नेगोशिएटर हैं, तो वहां पर जो मुख्तलिफ लोग होंगे उनके क्या रोल्स होंगे और किस तरह वो अपने रोल को प्ले करेंगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मुज़ाकराती टीम, जिसे हम नेगोशिएशन टीम कहते हैं, इसकी बेसिकली जो आइडियली इसकी 3 नेगोशिएटर्स के ऊपर ये, या 3 मुज़ाकरातकारों के ऊपर ये मुश्तमिल होती है। मुज़ाकरातकार कहते हैं नेगोशिएटर को, तो 3 नेगोशिएटर्स पे ये मुश्तमिल होती है। उसके अंदर एक प्राइमरी होता है, एक कोच होता है और एक टीम लीडर होता है। यकीनन प्राइमरी वो है कि इब्तदाई बातचीत कर रहा है, प्राइमरी वो है जहाँ से बात शुरू हो रही है, वो इब्तदाई बातचीत कर रहा है, वो सबसे पहला लिंक है आपके पूरे सिस्टम और जो सब्जेक्ट है उसके दरमियान। तो वो इब्तदाई है। यकीनन उसे भी प्रोफेशनली बहुत साउंड होने की, उसे नेगोशिएशंस के अंदर प्रॉपरली ट्रेंड होने की, और उसे नेगोशिएशन समेत इस पूरी सिचुएशन को समझने की या इसकी
इदराक होने की बहुत ज़रूरत है। अगर उसके पास सिचुएशन की अच्छी ग्रिप नहीं होगी या वो हालात व वाक़यात को अच्छी तरह जानता नहीं होगा, तो वो अच्छा प्राइमरी रोल प्ले नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें कोच होता है। ज़ाहिर है कोच का काम जो है वो लम्हा ब-लम्हा उसको गाइड करते रहना है कि अब हमने किस तरफ जाना चाहिए, हमने पहले क्या किया था और उससे क्या नतीजा निकला, अब हमें क्या बात करनी चाहिए। क्योंकि देखें मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो नेगोशिएटर्स होते हैं, ये नेगोशिएशंस जो हैं ये एक बहुत ही प्रोफ़ेशनल और बहुत ही जो है वो साइंटिफ़िक काम है। ये बिल्कुल ऐसे हम लोग तो सब लोग जैसे मैंने आप लोगों ने अपनी मिसालें दी और हमने भी आपको बताया कि जब भी प्रैक्टिकल फ़ील्ड में वास्ता पड़ता है किसी ऐसी सिचुएशन से, हम सब नेगोशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन प्रोफ़ेशनली नेगोशिएशंस को जानना और प्रोफ़ेशनली नेगोशिएशन करने की कैपेबिलिटी होना, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। क्योंकि जब आप ऐसे किसी बड़े क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं, देखें आप मिसाल लें कि लोरालाई जैसे ज़िले में या आवारान जैसे ज़िले में किसी दूर अफ्तादा इलाके के अंदर होने वाले किसी छोटे से वाक़ये में जिसका कि वहाँ पर मौजूद चंद लोगों के अलावा शायद किसी को पता भी ना हो उस वक़्त में, उसको हैंडल करने के जो रिस्क्स हैं, जो प्रेशर्स हैं, जो उसमें जो फैक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। उस वक़्त वो भी बहुत अहम होता है। यकीनन एक इंसान की भी आपके सामने जान है, तो वो बिल्कुल उसी तरह कीमती है, चाहे वो शख़्स आम आदमी है, चाहे वो शख़्स हाई प्रोफ़ाइल पर्सनैलिटी है, चाहे वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो वो इंसान की जान है और उसकी बिल्कुल बराबर कीमत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और हमारा ये बात कहने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि एक जगह होने वाला वाक़या किसी भी तरह दूसरी जगह होने वाले वाक़ये से गैर अहम है या किसी एक शख़्स की जो लाइफ़ की सैंक्टिटी है, वो दूसरे से कम है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जिन दूर अफ्तादा डिस्ट्रिक्ट्स को आप सिंध के, पंजाब, बलूचिस्तान के, केपीके के, वो दूर अफ्तादा डिस्ट्रिक्ट के किसी छोटे से टाउन के अंदर होने वाला एक मकामी वाक़या, वो किस कदर प्रेशर्स क्रिएट करेगा, कितना स्ट्रेस क्रिएट करेगा, उसके ऊपर जो अट्रैक्ट होती है दुनिया, मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह, वो कितना होगा और कराची या लाहौर या कोयटा या इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर के अंदर वाक़या होता है, मेन सिटी में होता है, तो उसके अंदर लोगों की कितने ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, कितनी ज़्यादा उसकी सेंसेशनलाइज़ेशन फैल जाती है, किस कदर न्यूज़ में वो ज़्यादा चलता है, किस कदर वो लोगों के लिए ज़्यादा तशवीश का बाइस होता है। उसी हिसाब से वहाँ पर जो मौके पे कमांडर मौजूद है, उस पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। वो किस कदर ज़्यादा यूँ समझ लें कि चीज़ों को, दबाव को फेस कर रहा होता है। तो इसमें फ़र्क है। लिहाज़ा आप अगर ये देखते हैं कि जी ये 3 मुज़ाकरातकार या 3 नेगोशिएटर्स क्यों हैं, तो बेसिकली ये एक प्रेशर सिचुएशन की बात हो रही है, जहाँ पर इस किस्म का प्रेशर है, वहाँ पर एक शख़्स के ऊपर अगर ये काम छोड़ दिया जाए, तो देयर आर ऑल द मोर चांसेस कि वो अच्छे डिसीजन ना कर सके। वो खुद ही गुफ्तगू भी कर रहा है, वो खुद ही फैसला भी कर रहा है, वो खुद ही कम्युनिकेशंस भी कर रहा है, वो खुद ही आगे का प्लान भी बना रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा फैसला कर सके। ये बात हो रही है ऐसी क्राइसिस सिचुएशन की, जिसके अंदर आप ये सोच सकते हैं कि ये एक घंटे से लेके चंद घंटों तक, 1 दिन तक या इवन चंद दिनों तक चल सकती है। ऐसी क्राइसिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं या एग्ज़ाम्पल के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कोई आसान सिचुएशन नहीं होती कि एक आदमी फर्द वाहिद इसे डील कर लेगा, हैंडल कर लेगा, ऐसी सिचुएशन नहीं होती। इट्स नॉट जस्ट लाइक एन इंसिडेंट जो कि शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। लेकिन ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जैसा इंसिडेंट जनाब दुनिया भर का मीडिया एक बिल्डिंग के गिर्द जमा है और उस बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को यरगमाल बना के चंद लोग खड़े हुए हैं और वो जनाब बार-बार खिड़की में आते हैं या टेलीफ़ोन पर आते हैं या वीडियो कॉल पर आते हैं और बताते हैं कि हमारे ये मुतालबात हैं और दुनिया जहान के चैनल्स वहाँ मौजूद हैं, मीडिया वहाँ मौजूद है, हुकूमत के कंसर्न्स हैं और दूसरे इदारों के कंसर्न्स हैं। इस तरह की सिचुएशन को आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कैसी वोलेटाइल कितनी परेशान कुन, कितनी तशवीशनाक, किस कदर हाई प्रेशर सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो नेगोशिएशन टीम का इंतखाब करना चाहिए, उसमें प्रोफ़ेशनल नेगोशिएटर्स होने चाहिए। यानी प्रोफ़ेशनली ट्रेन्ड हों, भले लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ही हों, लेकिन वो प्रोफ़ेशनली ट्रेन्ड हों। जैसे आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से वाकिफ़ होते चले जा रहे हैं, जो कि आपको पहले से पता नहीं होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब इसकी मज़ीद प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग्स की जाती हैं और फिर ट्रेनिंग्स करने के बाद प्रैक्टिकल इंसिडेंट्स से गुज़रा जाता है, तो आदमी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख लेता है, जो कि पहले उसके इल्म में नहीं होती।
इससे फिर फायदा ये होता है कि आप उस सिचुएशन को जब कभी आपके सामने आती है तो उसको एनालाइज भी अच्छी तरह कर सकते हैं और उसे हैंडल भी अच्छी तरह करने की पोजीशन में आ सकते हैं। सो ऐसी सूरत हाल का सामना करने के लिए आपके पास एक नेगोशिएटर्स की टीम होनी चाहिए, जिसके बारे में बताया गया कि उसमें 3 नेगोशिएटर्स हैं। पहला प्राइमरी है, दूसरा कोच है और तीसरा टीम लीडर है। प्राइमरी और कोच के हवाले से हमने बात की, लेकिन टीम लीडर कौन है जो कि इस टीम को एक्चुअली लीड कर रहा है? वो इस टीम को न सिर्फ लीड कर रहा है बल्कि बाकी जगहों से लाइजॉन भी कर रहा है, बाकी टीम से लाइजॉन भी कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन, जब बड़ी सिचुएशन होती है, बड़े इंसिडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली क्रिटिकल इंसिडेंट कहलाने के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनके अंदर आपको इस किस्म की किरदार होने चाहिए आपके पास नेगोशिएशन टीम के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद ये आप समझ लें कि एक मेजर इंसिडेंट्स हों जो कि खुदा न खास्ता आपको ये लगता हो कि एक्सक्यूज मी, ये आप समझते हैं कि जी अभी ये वाक़या तो शुरू हो गया है, लेकिन इसके डायनामिक्स बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अरसे तक भी चल सकता है, ये शाम तक भी चल सकता है, ये रात तक भी चल सकता है, रात तक भी सॉल्व ना हो मुमकिन है, कल तक भी चल सकता है, 2, 3, 4 दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसे केस में आपके पास एडिशनल टीम मेंबर्स भी होने चाहिए जो कि मुख्तलिफ औकात में या शिफ्ट्स में काम करें, क्योंकि एक ही शख्स जो है वो तो मुस्तकिल काम नहीं कर सकता। आप लोग महसूस करते हैं कि हम पुलिस ऑफिसर्स 12 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं दिन में, ठीक है? अब हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं काम में, अगर रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त एक इंसिडेंट पॉपअप होता है, तो आप समझते हैं कि आपके पास आपकी ज़हनी सलाहियत, आपकी इस्तेदाद कार, आपकी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी, ये सब इजाज़त देती है कि उस मेजर इंसिडेंट को आप ही हैंडल करने लग जाएँ? नहीं, बल्कि हमारी शिफ्ट्स भी क्लोज़ हो जाती हैं 12 घंटे के बाद। बाज़ औक़ात हम उसके बाद मजबूरन काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ टास्क हमारे इस तरह के होते हैं जो कि टाइम सेंसिटिव होते हैं, उसी वक़्त करने ज़रूरी होते हैं और आप ही के करने ज़रूरी होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कि आपके पास ऑप्शंस होती हैं प्लान करने की या देखने की, आप उसमें दूसरे लोगों को शिफ्ट्स में रख सकते हैं। और शिफ्ट्स का मकसद ये होता है कि एक टीम जो काम कर रही है, जब वो एक ख़ास टाइम तक काम कर लेती है, से 2, 4, 6, 8 आवर्स, तो फिर वो टीम जो है वो थक जाती है, वो एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। और जैसे-जैसे वो एग्ज़ॉस्ट होगी, जैसे वो टायर्ड होगी, तो फिर उसकी जो जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है, उस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम लोग जो हैं, वो सिर्फ़ यही देख रहे होते हैं, बंदा मौजूद है तो ठीक है, ये काम कर लेगा, ठीक है? ये हमारा एक सोचने का तरीका ये बड़ा अजीब-सा हो जाता है कि बस ठीक है, बंदा मौजूद है ना, ठीक है, इसको बोलो ये काम कर लेगा। बोलने से वो कर तो लेगा, लेकिन उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है? उसकी मेंटल इस वक़्त कंडीशन क्या है? वो कितना फटीग्ड है, फिज़िकली कितना फटीग्ड है, मेंटली कितना फटीग्ड है? ये चीज़ अगर ख़्याल नहीं रखा जाएगा तो वो गलत बात कर बैठेगा। और एक लफ्ज़ गलत हो जाना या एक गुफ्तगू, एक जुमला गलत कह जाना, ऐसी सिचुएशन में ये बड़ा डेवास्टेटिंग हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक डिज़ास्टर की सूरत में एंड अप कर सकता है। लिहाज़ा इसके लिए ये बताया जाता है कि जो बड़े इंसिडेंट्स होते हैं और जिनमें लाइक्लीहुड होता है कि वो ज़्यादा देर तक चलेंगे, उनमें फिर हम शिफ्ट्स के अंदर लोगों को रखते हैं। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट या मेजर इंसिडेंट्स होते हैं, उनमें इन 3 नेगोशिएटर्स के अलावा, ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, उसमें इन 3 नेगोशिएटर्स के अलावा बाकी लोग भी होते हैं। कुछ और लोग भी होते हैं जो आपके कंट्रोल रूम कह लें या आपका नेगोशिएशन ऑपरेशन सेंटर कह लें, उसके अंदर इन 3 नेगोशिएटर्स के अलावा मज़ीद लोग भी होते हैं। इनमें सिचुएशन बोर्ड राइटर, अब एक सिचुएशन बोर्ड एक ऐसा आइडिया है जो कि आप लोगों में से जो हॉलीवुड मूवीज़ देखने की आदत रखता है, जिसको, और फिर हम पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, तो हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं, अभी मैं रिसेंटली ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में, तो वो हमारे एक ऑफिसर थी, उन्होंने कहा कि आप में से मूवीज़ कौन देखता है? काफ़ी लोगों ने हैंड रेज़ किए, पुलिस ऑफिसर्स थे हम सारे, कई लोगों ने हैंड रेज़ किए। उन्होंने कहा नहीं, मैं पुलिस रिलेटेड मूवीज़ की बात नहीं करी, सारे हाथ नीचे हो गए। हम पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, हम कुछ सोचते ऐसे हैं कि हम मूवी भी पुलिस रिलेटेड, यानी सारे दिन चोरों के पीछे भाग रहे हैं, रात को मूवी भी चोरों की देख रहे हैं। हम कुछ इस किस्म के लोग हैं। तो आप में से जिसको हॉलीवुड मूवीज देखने का इत्तेफाक रहा हो और आपने वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशंस या पुलिस ऑपरेशंस देखे हो, उनके पास एक सिचुएशन बोर्ड लिखने की एक आदत होती है। वो एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर वो सिचुएशन, उस सिचुएशन से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने टारगेट्स, अपने नेक्स्ट जो प्लान ऑफ एक्शन है, वो इन चीजों को सिचुएशन बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। और इस सिचुएशन बोर्ड के लिखने का फायदा क्या होता है? एक बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान के सामने आपके जहन में तो सारे किरदार होते हैं एक वाक़ये के,
लेकिन जब फौरी तौर पे कोई सवाल आपके सामने आता है ना, तो बाज़ औक़ात आपका ज़हन सारी चीज़ों को एक वक्त में रिकॉल करने की सलाहियत नहीं रखता, और वो बाज़ औक़ात डिसीजन करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस आउट कर जाता है। तो इस सिचुएशन बोर्ड का फ़ायदा ये होता है कि आपके बिल्कुल आँखों के सामने हर चीज़ हो, आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो जब आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। व्हेन यू आर मेकिंग सर्टेन डिसीजन, तो ये सारे किरदार, सारे मुहर्रिकात, अब तक जो कुछ हुआ है, जो आपके टारगेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल सामने हों। आपकी नज़रों के सामने होती हैं, तो आपकी नज़रों से बेसिकली आपकी विज़न के साथ वो एक इनपुट आपके अंदर मुस्तकिल जा रहा होता है, और दूसरा बार-बार उसको देखने से वो जो चीज़ें हैं, उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स आपके ज़हन में, आपके दिमाग में पक्की हो जाती हैं। वो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, बिल्कुल परमानेंटली आपको उस वक़्त वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, और आपको उनमें किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं रह जाता। दूसरा, इस सिचुएशन बोर्ड का लिखने का फ़ायदा ये होता है कि नए आने वाले शख्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि शिफ्ट्स में भी काम किया जा सकता है, ऐसी जगह पर एक से ज़्यादा शिफ्ट्स हो सकती हैं, ज़्यादा लंबा काम चल रहा है, तो जब 7-8 घंटे हो गए एक शिफ्ट को काम करते हुए, तो उन्होंने कहा कि जी अब हम फटीग्ड हो चुके हैं और अब हमें मज़ीद लोग भेजे जाएँ, जो कि इस काम को टेक ओवर करें। हम उनको हैंड ओवर कर दें और वो टेक ओवर कर लें। तो जब वो आएँगे तो उनको नए सिरे से सारी बात समझाते हुए, आप बात समझा तो देंगे, लेकिन मुमकिन है कुछ चीज़ें उनकी याददाश्त से निकल जाएँ। ये जो सिचुएशन बोर्ड है, इसका फ़ायदा ये होगा कि नई आने वाली टीम अगर आपसे बातचीत, ब्रीफिंग प्रॉपरली लेती है, तब उसके बाद एक तो ब्रीफिंग बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्रॉपर ब्रीफिंग का टाइम नहीं मिलता। लेकिन बाज़ औक़ात प्रॉपर ब्रीफिंग होते हुए भी कुछ चीज़ें इंसान मिस कर जाता है। तो सिचुएशन बोर्ड से फ़ायदा ये होगा कि आने वाली जो टीम है, उसको तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तमाम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो बोर्ड के ऊपर मिल जाएगी, और वो बोर्ड जो होगा उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने उस बोर्ड के ऊपर एक निशान बनाया हुआ है, जिसमें आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख के आपने कहा है कि आपकी असेसमेंट के मुताबिक इस वक्त बिल्डिंग के अंदर 3 अगवाकार मौजूद हैं, 3 सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन आपको अब तक नज़र एक आया है, बाकी 2 नज़र नहीं आए। वही खिड़की के पास आता है, वही बात करता है। तो आपने सिचुएशन बोर्ड पे लिखा कि जो एक सब्जेक्ट हमारे सामने आ रहा है, जो एक किडनैपर हमारे सामने आ रहा है, उसका हुलिया ये है और उसकी बातचीत का अंदाज़ ये है, उसके बारे में आपने नोट लिख दिया। जबकि 2 और 3 पे आपने क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब आपको 2 और 3 की तलाश है। कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि ये नंबर 2 और नंबर 3 कौन है। इस दौरान में आपकी शिफ्ट भी चेंज हो जाती है, दूसरे लोग आ जाते हैं। उनमें से कोई उस दूसरे शख्स को देखने में कामयाब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके आएगा कि जी सिचुएशन लंबी हो जाती है, जब सिचुएशन लेंदी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उनको खाना भी भेजते हैं, पानी भी भेजते हैं, सप्लाईज भी भेजते हैं। तो सप्लाईज को रिसीव करने कोई दूसरा शख्स आया और वापस आके आपके साथी ने आपको बताया कि जी खाना लेने के लिए जो बंदा आया था वो तो एक टॉल आदमी था, एक लंबा आदमी था और दुबला पतला सा था। तो आपने कहा कि जो मेरे से बात कर रहा है सुबह से, वो तो एक हेल्दी आदमी है और उसकी दरमियाना कद है, उसका स्टाउट बॉडी है और हेल्दी किस्म का, मजबूत किस्म का आदमी है, और ये जिसकी बात कर रहा है, ये टॉल लैंकी फेलो की बात कर रहा है, इसका मतलब ही इज नंबर 2। तो आप वहां नंबर 2 के आगे उसका नाम लिख लेते हैं। नाम से मुराद उसकी नोट आइडेंटिटी लिख लेते हैं कि इस किस्म का एक सेकंड नंबर पे बंदा मौजूद है। तीसरे नंबर पे कौन है, वो जब सामने आएगा, वो आपके बाद जो दूसरा शख्स वापस आता है, लेट्स सपोज वो शख्स जो पहले जिसने आपको हैंड ओवर किया था, जब वो आता है तो वो देखता है कि पहले तो पहले शख्स का पता था, अब तीनों शख्स का पता चल चुका है। या वेपन्स के बारे में नहीं पता था, तो अब आपको वेपन के बारे में पता चल चुका है कि इनके पास कौन से वेपन्स मौजूद हैं, आर्म्स एम्यूनेशन की क्या पोजीशन है। मिसाल के तौर पे आपने उनको मजबूर किया गुफ्तगू के दौरान कि भाई एक बहुत बुजुर्ग खातून भी मगवियों में है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है और वो आपको कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, वो आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन उसके मेडिसिन का मसला है, उसकी सेहत का इशू है, आप उसे रिलीज़ कर दें। और आप उसके बदले आपने उसको कहा कि हम आपको ये देंगे, ये फैसिलिटी देंगे। उसने उसे रिलीज़ किया, उसने बाहर आके आपको बताया कि वेपन्स कौन से हैं अंदर। आपने बताया, उसने कहा इस किस्म के वेपन थे, आपने दिखाया, बोला ये वेपन था, जी ये वेपन था उसके पास। कितना था? जी उसके पास तो बैग है, बैग के अंदर से वो निकाल कर जो है ना वो लोड कर रहा था। तो पता चला जी बैग है, एक्स्ट्रा एम्यूनिशंस भी मौजूद है। जो चीज़ें आपके पास आती जा रही हैं इन्फॉर्मेशन, वो आप सिचुएशन बोर्ड पर लिखते चले जा रहे हैं। कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी है, अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में। अब आप किसी भी मोमेंट इन टाइम पे, आप भी इंसान है ना, खुदा ना खास्ता वाकया कोई आपके साथ भी पेश आ सकता है। आपको अचानक कहीं जाना पड़ सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या रूटीन में जैसे आपकी शिफ्ट चेंज होती है, तो आपके बाद आने वाले को सिचुएशन बोर्ड को देख के एक बहुत फेयर और डिटेल्ड आइडिया मिल जाएगा सारी सिचुएशन के बारे में जो वहां चल रही है।
तो सिचुएशन बोर्ड राइटर का बड़ा काम है। सिचुएशन बोर्ड राइटर खासतौर पे ऐसे मौक़ों पर रखा जाता है। दूसरा, इंटेलिजेंस के हवाले से एक तो आपका सूरत हाल का ये जो आपने इंटेलिजेंस की जो लाइजॉन करने वाले लोग हैं, इंटेलिजेंस का राब्ता करने वाले लोग, क्योंकि बेसिकली आप जब नेगोशिएशन कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आपका तकरीबन तमाम फोकस उस वक्त बातचीत के ऊपर है। आप उस वक्त इंटेलिजेंस वालों से या इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन पास ऑन करने वालों से राब्ते में नहीं रह सकते मुस्तकिल तौर पे, क्योंकि आपका फोकस उस तरफ है। बाज़ औक़ात आपका टाइम भी टोटली डिसाइड करता है। आपका जो सब्जेक्ट होता है वो कहता है फ़ोन पर रहना है, फ़ोन रखना नहीं, मैं बात करूँगा किसी भी वक्त, तो आपको फ़ोन पर रहना पड़ता है या फ़ोन के साथ बैठे रहना पड़ता है। मिसाल के तौर पे वो आपसे कह सकता है कि जी फ़ोन पर रहो और मैं आपको अभी बताऊँगा कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अगर वो 10 मिनट भी आपको होल्ड कराता है फ़ोन पे, तो आप 10 मिनट होल्ड करना पड़ सकता है आपको। आप बेहतर नेगोशिएटर हैं, तो आप उसे मजबूर करेंगे, आप उससे बातचीत करेंगे, आप उसे गुफ्तगू पे लाएँगे। लेकिन इफ ही इज़ एडमेंट एंड ही इज़ टेकिंग 10 मिनट्स ऑन द फ़ोन, यू हैव टू स्टे देयर फॉर 10 मिनट्स। आप वो इंटेलिजेंस का जो मुस्तकिल एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, उसको भी आप ब्रेक नहीं करना चाहते। तो आप इंटेलिजेंस के लिए, लाइज़ॉन के लिए, इंटेलिजेंस की राब्ताकारी के लिए कुछ बंदे रखते हैं, या एक से ज़्यादा ऑफिशियल इस काम के लिए आपके पास होने चाहिए। फिर दूसरा, एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। ये दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को लेकर के फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को लेकर के ना बड़ा नेगेटिव किस्म के परसेप्शंस पाए जाते हैं। और अगर हम में से कोई शख्स वैसे ही, मतलब आप एक बात करें कि जी आप किसी से कहें कि जी इस शख्स की जो है ना वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हम मेंटल का लफ्ज जहाँ भी सुनते हैं वो हम पागलपने की तरफ उसे ले जाते हैं। कहते हैं तो पागल है बंदा, इसका मतलब अच्छा ये तो सही, इसका दिमाग ही ठीक नहीं। नहीं नहीं, किसी भी नॉर्मल आदमी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेस, उसकी वजह बहुत सारी परेशानियां जो काम से रिलेटेड हैं या काम से रिलेटेड नहीं है, ये तमाम इंसानों के साथ लगी हुई हैं, जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और दूसरा, आपको अगर इस सिचुएशन के ऊपर अच्छी गिरफ्त करनी है, तो उसके लिए आपको सामने जो सब्जेक्ट है उसकी भी मेंटल हेल्थ को समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर ये समझेंगे कि ये इस वक्त किस मेंटल फेज से गुजर रहा है, तो आप उसके बारे में या उसके परसेप्शंस के बारे में अच्छा अंदाज़ा लगा सकेंगे। सो आपके पास ये जो मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट होता है, इसके कई फ़ायदे होते हैं। और फिर एक कोऑर्डिनेटर, जो ज़ाहिर है इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो कोऑर्डिनेशन के लिए आपके पास लोग होते हैं। हर बड़ी एक्टिविटी में वैसे भी कोऑर्डिनेटर्स रखे जाते हैं, हर बड़े ऑफिस में कोऑर्डिनेटर रखे जाते हैं। तो ये इस तरह एक बहुत बड़ा क्राइसिस इंसिडेंट जब डील कर रहा होते हैं हम, मेजर क्राइसिस इंसिडेंट, तो हम कोऑर्डिनेटर्स को भी रखते हैं कमांड पोस्ट के अंदर, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे कुछ बेसिक किरदार होते हैं। इसमें हमने जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा किरदार होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स होता है, वो होता है क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर। क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर क्या होता है? ये जो आपके पास सीन का कमांडर है, मौके के ऊपर जो मौजूद कमांडर है, उसका ये समझे 2IC होता है, उसका सेकंड इन कमांड होता है, या उसका प्राइमरी मेन एडवाइजर होता है। ये उसका मुशीर होता है, बल्कि उर्दू में कहें मुशीर खास होता है। क्योंकि बेसिक एडवाइस जो है वो क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर उसे दे रहा होता है कि उसे अब क्या एक्शन करना चाहिए। वो बेसिकली खुद भी नेगोशिएशन टीम के साथ होता है हर वक्त, और नेगोशिएशन में होने वाले एक एक लफ्ज को वो सुन रहा और समझ रहा होता है, और उसके मुताबिक वो जो कमांडर है वहां पर उसको वो एडवाइस देता है। हम लोगों ने ना पुलिसिंग के अंदर आप देखते होंगे बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ज्यादातर, आप शायद यहाँ पर ये बातें सुनते हुए ये सोच रहे हो कि इतने सारे लोग कहाँ होते हैं, या इतनी वेल डिफाइंड जो लोगों के रोल्स हैं वो कब हम रखते हैं। ये हम नहीं रखते, इसी वजह से तो हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं। ये हम काम फॉलो नहीं करते, इसी वजह से तो हम बहुत सी दफ़ा डिजायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते। तो मेरा आप लोगों से मशवरा ये होगा कि आप इनको एक ओपन माइंड के साथ इन चीज़ों को सुने, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि हम जब पुलिस ऑफिसर्स और फील्ड में, आप लोग माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड लॉट है, तो आप लोग फील्ड में बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो पुलिस ऑफिसर और वो जिन्होंने फील्ड में काम किया हुआ होता है ना, वो जब कोई भी बात सुन रहे होते हैं, वो जब इस किस्म की चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो इनको रिलेट कर रहे होते हैं फील्ड में होने वाले तरीक़ेकार से, कि भाई फील्ड में हम किस तरीके से काम करते हैं, और फील्ड में हमारे पास कितनी एक कैपेबिलिटी मौजूद होती है, या कितनी एक मैन पावर होती है, या क्या एक डिफाइंड रोल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है।
तो वाकई आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जी हमारे पास फील्ड में तो प्रैक्टिकली इतना सारे लोग भी नहीं होते और इतना वेल डिफाइंड डिवीजन ऑफ वर्क भी नहीं होता, इस तरह की रोल असाइनमेंट भी नहीं होती। तो ये चीज़ दुनिया भर में अगर हो रही है तो उन्होंने इनको ये टाइम टेस्टेड उनके पास फॉर्मूलाज हैं, उन्होंने वक्त के साथ साथ टेस्ट करके ये चीज़ें सीखी हैं और अब वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि देखें, वो इंग्लिश में एक मुहावरा मैं अक्सर अपने उसमें भी अपनी प्रोफेशनल वर्क में भी उसे कोट करता रहता हूँ कि एवरीवन्स जॉब इज नो वंस जॉब। जो जो सबका काम होता है ना वो किसी का भी काम नहीं होता। आप एक बंच ऑफ पीपल को अपने सामने खड़ा करें, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, 8-10 बंदों को बुलाएं, बोले ये करना है, आप कह दें भाई जरूरी करना है, ये भी कह दें, फिर आप अगले दिन पूछें या शाम को पूछें भाई वो काम हुआ, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे। पता चलेगा कि क्योंकि सबको कहा था तो सबने कहा कि एवरीवन्स जॉब इज नो वंस जॉब, क्योंकि ये काम सबका था लिहाजा ये किसी का भी काम नहीं था, किसी ने भी नहीं किया। इसी की जगह आप अगर कह देते कि आप दोनों का काम ये काम करना है, आप दोनों का काम ये काम करना है और आप दोनों का काम इसकी रिपोर्ट लेकर मुझे पहुंचाना है, मिसाल के तौर पर, तो आप जब इस तरह से रोल असाइन कर देते हैं तो अब उस काम के किए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी कंप्लायंस की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह है ना, तो यही चीज यहां पर आपको नजर आ रही है। इसलिए इसमें ये सोचने की जरूरत हमें नहीं है कि हमारे पास कहाँ इतने लोग होंगे और कैसे हम ये करेंगे। अगर हम खुद इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और अगर हम कल को सीनियर लॉट जो बैठी है, जो डिसीजन कर रही है, वो कभी ऐसी किसी सिचुएशन को हैंडल करने जाती है तो हम उसे कह सकते हैं कि अगर सारे नहीं तो इसमें से ये कंपोनेंट्स जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि इनसे ये फायदा होगा। अब हम इसमें पहली बात तो हमने की जी क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर के उसका काम क्या है। वो बेसिकली हालात का जायजा ले रहा है, जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसका जायजा ले रहा है, उसके बारे में वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है जो कमांडर है उसको कि जी सर इस तरह से ये सिचुएशन बन रही है और हमारे ख्याल है हमें ये काम करना चाहिए, मेरे हिसाब से हमें ये चीज़ करनी चाहिए। और दूसरा स्ट्रेटजी रिकमेंडेशंस देता है कि आगे हिकमत अमली किस तरीके की होनी चाहिए। ये जो सिफारिशात वो पेश करता है ये स्ट्रेटेजिकल लेवल पे भी होती है कि जी स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, इस मामले से डील करने का क्या तरीका होगा। जो हम बात कर रहे थे रोल असाइनमेंट की, और रोल असाइनमेंट के बाद हम बात कर रहे थे कि जो हमारा जो क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर है ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे रिकमेंडेशंस कैसे प्रोवाइड करेगा, क्यों प्रोवाइड करेगा। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई सिचुएशन आपके सामने बिल्ड होती है तो आप फौरी तौर पे इससे निकलने के रास्ते सोचते हैं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं 1, 2, 3, 4। आपका कमांडर को तो उस वक्त बहुत कुछ करना होता है। उसको लोगों को भी ड्यूटीज असाइन करनी है, उसे बैकअप भी रखना है, उसे ऊपर अपनी हाई कमान को भी इंफॉर्मेशन देनी है, उन्हें भी एतमाद में लेना है वगैरह वगैरह। उसे बताना है कि जी एक इंफॉर्मेशन डेस्क बना लो, एक ये कर लो, एक ये कर लो, इतने सारे काम करने हैं। उसके सामने इस सिचुएशन की जो फेयर एनालिसिस है उसको पेश करने के लिए अगर एक और एक्सपर्ट मौजूद होगा तो उसे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये जो क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर है ये वो एक्सपर्ट एडवाइजर होता है और ये कहता है कि सर ये जो सिचुएशन बन गई है, मेरी जो बातचीत और नेगोशिएशन मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है इससे निकलने का हमारा ये ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें ये चीजें, इसको हम इस तरह कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये चीजें हम इस तरह कर सकते हैं, बाकी इसमें हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। या ऑप्शन नंबर 3 है वो ये। इस तरीके से वो स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस जिसे कहेंगे हम, वो देता है अपने ऑन सीन कमांडर को, जो वहां मौजूद कमांडर है उसको। फिर उसके बाद वो जो जो ये ऑपरेशंस होते हैं इसके इसके लिए जो अरेंजमेंट्स करनी है कि वो किस तरीके से जो ऑपरेट करेगी जो हमारी नेगोशिएशन टीम है, इसके हवाले से वो उनके लिए भी एक फैसिलिटेशन का रोल प्ले करता है। फिर वो जो है जो जो क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर है जिसे हम सीएनसी कहते हैं, वो बेसिकली जो काम हो रहे हैं या जो हर अमल हम करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उन तमाम की आगे क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, किस एक्शन को करने से हम अपने टारगेट के कितना नजदीक हो जाएंगे। हमारा टारगेट बेसिकली क्या है? हमारा टारगेट है इस सिचुएशन को पीसफुली डिफ्यूज कर देना। अगर कोई होस्टेजेस हैं तो हमारा टारगेट ये है कि सबसे पहले कि होस्टेजेस को बखैर आफियत बाहर निकाल लिया जाए, उनको रिलीज करा लिया जाए। दूसरा हमारा टारगेट क्या हो सकता है, अगर वहां पर कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना। ठीक है। तीसरा हमारा टारगेट क्या हो सकता है कि जो होस्टेज टेकर है यानी कि सब्जेक्ट है उसको हम जो है वो सक्सेसफुली अरेस्ट कर लें। उसको न्यूट्रलाइज करना या उसे जान से मारना ये कोई हमारा टारगेट नहीं होता।
अच्छे पुलिस ऑफिसर का टारगेट तो ये होता है कि वहां से उस होस्टेज टेकर को, उस सब्जेक्ट को सेफ एंड साउंड बाहर निकाल के उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि उससे इंटेरोगेशन की जा सके। कल को ये पता चल सके इसके पीछे कौन लोग हैं, इसको फैसिलिटेट करने वाले कौन लोग थे, इसे ये आइडिया देने वाले कौन लोग थे, उसने ये काम क्यों किया। क्योंकि इन वाकयात का सद्देबाब उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि हम ये तमाम पीछे, इसके पीछे कारफरमा जितने अवामिल हैं उनके बारे में मालूम ना कर लें। लिहाजा हमारा काम ये होता है। तो ये सारे टारगेट्स हमारे, इनको मीट करने के लिए जो हमारा क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर है, वो हर हर स्टेप के बारे में कमांडर को बताता है और उसकी डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प करता है। ये बेसिकली क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर का रोल है, और ये मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा पिवटल रोल है, बड़ा वाइटल रोल है CNC, क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर, जिसमें एक टर्म हम यूज कर रहे हैं SWAT, SWAT, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। ये बेसिकली हमारी एक टेक्निकल टीम होती है, जो कि जिसे आप अपनी QRF भी कुछ जिलों में हमने बना रखी है, डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ शहरों में हमने बना रखी है, कुछ जगहों पर हमने जो इलीट की टीम्स हैं, जैसे पंजाब में स्पेशली इलीट की टीम्स बड़ी यूज होती हैं, उनको यूज किया हुआ है। हमारे यहाँ RRF की टीम्स हैं या SSU, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की टीम्स हैं। आपने कराची के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का वाकया देखा होगा, उसको हमारे RRF के जवानों ने किस खूबसूरती से, किस प्रोफेशनलिज्म के साथ हैंडल किया था। ये दुनिया का वो बहुत बड़ा वाकया बनने जा सकता था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद मिनट्स में हमारे RRF के जवानों ने बगैर किसी बहुत ज़्यादा मुज़ाहिमत के फेस किए, बहुत अच्छे तरीके से स्विफ्टली, प्रोफेशनली उनको हमने हैंडल किया था। और वो हमारे 2-3 जवानों का, एक उनके कमांडर का काम था। ज़्यादा लोग भी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, कोई सीनियर लेवल की कमांड भी उस वक्त तक एंगेज नहीं हुई थी। उन्होंने खुद ही अपने तौर पे इन अगवाकारों को मार भी गिराया, और मतलब इनको अंदर घुसने, ये टेररिस्ट थे, अंदर घुस जाते तो होस्टेजेस बना लेते और फिर ऐसी सिचुएशन बन जाती। लेकिन इनको अंदर दाखिल होने से पहले ही इन्होंने राहदारियों में ही और बाय मेन एग्जिट से, मेन एंट्रेंस से अंदर एंटर होने पर ही इनको इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। इसमें हमारे जवान शहीद भी हुए थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुए थे। अल्लाह ताला उन्हें, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, उनकी कुर्बानी को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो हमारे जवान थे जिन्होंने इतना अच्छा एक्शन किया, ये यकीनन दादो तहसीन के मुस्तहिक हैं। और ये होती हैं हमारी SWAT टीम्स, ठीक है, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। इनको बेसिकली स्पेशल वेपन्स के साथ ट्रेन किया जाता है। जिस तरह कल एक बात कर रहे थे कि कल एक ऑफिसर बात कर रहे थे कि जो SMG है, जो क्लाशनकोफ है या G3 है, इसकी जो हैंडलिंग है, ये भी हर पुलिस ऑफिशियल का काम नहीं है। इसकी अच्छी हैंडलिंग, सिर्फ वेपन को हाथ में पकड़ लेना या वक्त पड़ने पे उसे चला लेना कोई कमाल नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल इस तरह करना कि उससे अपना नुकसान कम से कम, दुश्मन का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा, और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल। फिर वेपन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ड्यूरिंग ऑपरेशन ही उसकी वो प्रॉब्लम दूर करके वेपन को दोबारा काम के काबिल बना के दोबारा उसे इस्तेमाल करना। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की जो टीम्स होती हैं, उन्होंने ये सीखा हुआ होता है। नॉर्मल जो हमारी स्ट्रीट कॉप है, हमारी जो नॉर्मल पुलिस है, ज़ाहिर सी बात है वो इस किस्म के ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड नहीं होती, तो उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती वेपन्स के साथ या टैक्टिक्स के साथ। तो हमारी जो असलहा बरदार तकनीकी टीम जिसको हमने कहा है, ये बेसिकली SWAT टीम है, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम। इसके साथ जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि देखें आप, हम अभी हम बात कर रहे थे नेगोशिएशन टीम की। नेगोशिएशन टीम को इनके साथ हर वक्त राब्ते में रहना ज़रूरी है, बिकॉज़ ग्राउंड के ऊपर अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो SWAT टीम को एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें अब तक मिली है वो उनके पास हो। जो इन्फॉर्मेशन हम अब तक एक्सट्रैक्ट करने के काबिल हुए हैं सब्जेक्ट के साथ, जो होस्टेज टेकर्स हैं उनके साथ, अंदर बिल्डिंग के अंदर, कंपाउंड के अंदर, घर, मकान, दुकान वगैरह जो भी जगह है, उसके अंदर की जो सिचुएशन है, उसके अंदर मौजूद लोगों की जो तादाद है, उनके पास जो वेपन्स हैं, या शहरी वहाँ कितने हैं, कितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी अपनी सिचुएशंस क्या हैं, वहाँ के एंट्रीज एग्जिट्स वगैरह जो अभी तक हम इस बारे में मालूमात कर सकें, ये तमाम हमारी SWAT टीम को पता होने चाहिए अगर हम कोई ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे होते हैं। क्योंकि आप देखें मिसाल के तौर पे, अगर एक सरकारी ऑफिस स्कूल है और उसके अंदर ये दाखिल हो गए हैं और इन्होंने सब्जेक्ट्स ने को 2-3 लोग हैं, उन्होंने जाके अंदर बच्चों को भी और अमले को भी यरगमाल बना लिया है, खुदा ना खास्ता। तो ऐसे केस में अगर वहाँ एंटर होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ एंट्रेंस के कितने रास्ते हैं, वहाँ से एग्जिट के कितने रास्ते हैं।
आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर छुपने की कौन-कौन सी जगह पॉसिबल हो सकती हैं, जहाँ ये लोग कल को छुप सकते हैं या ऑपरेशन की सूरत में ये कोई रेफ्यूज इख्तियार कर सकते हैं या वहाँ पर जाकर अपने आप को पनाह ले सकते हैं। फिर दूसरा आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, आपको सबसे पहले कौन-सी जगह पर एंटर होना है। इस वक़्त जो होस्टेज टेकर है, उसने लोगों को कौन से पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में इकट्ठा किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें और फिर इनको क्लीयरेंस किस तरह करनी है। जैसे आपको याद होगा कि वो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, पीसी होटल का गवादर के अंदर वाक़या हुआ था। वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हो गया था और फॉरेनर्स भी थे वहाँ पर। तो उस अटैक के अंदर अगर आपके पास पीसी होटल के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो और आप कमांडोज़ उतार दें, तो खुदा ना खास्ता वो तो खुद ही नुकसान सामना करना पड़ जाएगा। वो खुद ही जो है वो निशाना बन जाएँगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरफ जाना है, कौन से फ्लोर पे इस वक़्त वो लोग मौजूद हैं। हमारे जो फॉरेनर्स हैं, वो कौन से फ्लोर पे मौजूद हैं और जो टेररिस्ट्स हैं, वो कौन से फ्लोर्स पे मौजूद हैं। स्वाट टीम को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इस इन्फॉर्मेशन को देने में जो नेगोशिएशन टीम है, उसका भी बड़ा रोल होता है। सो आपका इनसे इंटरफ़ेस या आपकी इनसे राब्ताकारी जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए इन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि वक़्त पे जो हसास मालूमात है, वो देने के लिए आपका टैक्टिकल टीम का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ होना चाहिए। टैक्टिकल टीम का या स्वाट टीम का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका ये काम है, उसका टैक्टिकल टीम की लाइज़ॉन का जो एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ है, उसका ये काम है कि वो नेगोशिएशन टीम के साथ मौजूद हो और टाइम सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है, वक़्त के साथ जो हसास मालूमात आ रही हैं, वक़्त टाइम सेंसिटिव का मतलब ये कि एक तो इन्फॉर्मेशन जो खुद सेंसिटिव है, इससे लोगों की जान-माल का डायरेक्ट ताल्लुक है। टाइम सेंसिटिव इसलिए कह रहे हैं कि फौरी तौर पे इस इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है। टाइम गुज़रने के बाद मुमकिन है इसकी वैल्यू खत्म हो जाए। अभी मिसाल के तौर पे जैसे पता चला है कि जी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने वाला है। खाना या पानी देने के लिए कोई शख्स जा रहा है और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने वाला है। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इज़ सेंसिटिव कि भाई दरवाज़ा खुलेगा तो पता चलेगा अंदर कितने लोग हैं, क्या नहीं है। लेकिन टाइम सेंसिटिव इसलिए है कि आपने बताया कि 10 मिनट में जनाब उनको खाना देने के लिए कोई जा रहा है। इन 10 मिनट्स के अंदर ही ग्राउंड पे मौजूद टैक्टिकल टीम को ये बात पता चल जाए और उन्होंने जो कुछ इस इन्फॉर्मेशन को लेकर इसके साथ करना है वो कर लें। अगर 15 मिनट के बाद आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो 15 मिनट बाद उस इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा? उस वक़्त तक तो वो दरवाज़ा खुलने के बाद बंद भी हो चुका होगा। यानी बेसिकली बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है ना, आप सारे पुलिस ऑफ़िसर्स हैं कि एक लेटर जो है वो किसी सेंसिटिव वाक़ये के बारे में आता है। यौम अली आज था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में अल्लाह का शुक्र है बड़े-बड़े जुलूस थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी थे। कराची का मरकज़ी जुलूस भी था। अल्हम्दुलिल्लाह खैर-ओ-आफ़ियत से अल्लाह का फ़ज़ल है मुकम्मल हुए। अब इसके बारे में कोई थ्रेट अलर्ट जनरेट हो या इसके बारे में कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जनरेट हो और वो मिल रही हो आपको मंडे को। आज सैटरडे था, आज ये वाक़या हो चुका है और आपको वो इन्फॉर्मेशन मंडे को रिसीव हो, तो वो आपके किस काम की है? वो इन्फॉर्मेशन तो सेंसिटिव है, लेकिन वो टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। अगर टाइम गुज़र गया तो उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन का तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन में ये लिखा हुआ था मिसाल के तौर पे कि फलाँ जुलूस के ऊपर, फलाँ रास्ते के ऊपर ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्योंकि इस रास्ते के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से कोई थ्रेट हो सकता है। अब आपने वो जुलूस गुज़ार भी दिया, वो सारे रास्ते रेगुलर रूटीन सिक्योरिटी के साथ कर भी लिए और आपको जुलूस से अगले दिन वो मैसेज आ रहा है कि जी, ये इस ख़्याल रखना था इसका। अब टाइम तो ख़त्म हो चुका उसका। सो टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है उसको फौरी तौर पे पहुँचाने के लिए हम ये कहते हैं कि जो नेगोशिएशन टीम है, उसके साथ ही एक स्वाट टीम का या टैक्टिकल टीम का लाइज़ॉन का रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होना चाहिए। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन तो नेगोशिएशन टीम वो स्वाट टीम वालों को दे रहे हैं, टैक्टिकल टीम को दे रहे हैं, नेगोशिएटर्स जो हैं। दूसरी तरफ जो 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 स्वाट टीम है, वो भी तो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। ग्राउंड से उसे भी तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना। उस इन्फॉर्मेशन को वो जो है, वो भी पास ऑन कर सकती है नेगोशिएशन टीम की तरफ। यानी ये इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है, ये वन वे नहीं है, बल्कि ये टू वे है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नेगोशिएटर टू स्वाट टीम भी है और फ्रॉम स्वाट टीम टू नेगोशिएटर्स भी है। ये दो तरफ़ा इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, ये एक तरफ़ा इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं है। तो हम अगर ये कहें कि जो स्वाट टीम है वो आईज़ है और जो नेगोशिएटर्स हैं वो ईयर्स हैं। स्वाट टीम ग्राउंड पर देख रही है और नेगोशिएटर कानों से सुन रहे हैं। तो स्वाट टीम आईज़ है और नेगोशिएटर ईयर्स हैं और आईज़ और ईयर्स दोनों एक-दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और दोनों एक-दूसरे की मैसेजेस को परसीव करके फिर माइंड को फैसला करने में मदद दे रहे होते हैं। अगर इनमें से किसी एक का मैसेज भी बंद हो जाए,
तो जो माइंड है वो फैसला करने में उसकी सलाहियत कम हो जाएगी, अच्छा सही फैसला करने की सलाहियत में कमी आ जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों टीम की लाइज़ॉन आपस में बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो यही चीज़ को अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि जो नेगोशिएटर्स की जो टीम है या नेगोशिएशन टीम जो है, ना सिर्फ़ वो मालूमात फ़राहम करती है, बल्कि वो मालूमात की एक सारिफ़ भी है, वो मालूमात की कंज़्यूमर भी है, उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए भी सही। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे ये समझ लें कि नेगोशिएटर्स जो हैं, वो खुद तो वहाँ पर बिल्कुल सामने नहीं होते ना। उन्होंने कोई एक सेफ जगह पर अपना नेगोशिएशन रूम बनाया है, वहाँ पर बैठ के वो टेलीफ़ोनिकली आजकल तो मोबाइल फ़ोन का दौर है, नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो उनको हर चीज़ जो ग्राउंड पे हो रही है, वो तो नज़र नहीं आ रही। इसके बजाय जो स्वाट टीम है, वो ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ देखती है, कोई ऐसी मूवमेंट देखती है कि जो नेगोशिएशन टीम को पता चले, उससे उन्हें फ़ायदा हो सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन उन्हें पास ऑन करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन नेगोशिएशन टीम अपनी गुफ्तगू के अंदर लेकर आएगी, जिससे फ़ायदा हो जाएगा। सो नेगोशिएशन की जो नेगोशिएशन और जो स्वाट टीम है, ये दोनों बोथ वे इन्फॉर्मेशन या जो मालूमात हैं और इंटेलिजेंस है, उसका तबादला एक-दूसरे से करते रहें, तो ये फ़ायदा होता ये इससे ओवरऑल ऑपरेशन को फ़ायदा होता है और बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टैक्टिकल रोल ऑफ नेगोशिएटर। जी, नेगोशिएटर्स कैन अज़्यूम टैक्टिकल रोल। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा नेगोशिएटर है, मुज़ाकरातकार है, इसका एक टैक्टिकल रोल भी है। टैक्टिकल रोल का मतलब ऑपरेशनल रोल। अभी तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रोल हम बता रहे हैं कि जी ये नेगोशिएशंस कर रहा है, उसके माइंड को पढ़ रहा है, सब्जेक्ट के माइंड को पढ़ के उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ रेपो बिल्ड कर रहा है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता सॉफ्टन करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसके साथ इसका एक ऐसा रोल भी है, जिसमें ये ऑपरेशनल टीम की तरह या ऑपरेशनल टीम के हवाले से उसके काम को आसान करने के लिए भी एक रोल प्ले कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं कि इसका टैक्टिकल रोल भी है। ठीक है जी। वो टैक्टिकल रोल किस तरह ये प्ले कर सकता है? उसमें बेसिकली क्या है कि ये नेगोशिएटर जो है वो अपनी बातचीत से जो सब्जेक्ट है उसको उसके बारे में पहले से प्रोएक्टिवली सोचकर इस तरह कर सकता है कि वो सब्जेक्ट को ज़रा कमज़ोर बनाए, उसको ज़रा नरम करे, उसके रवैये को इस तरह का लेकर आए कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जब उसके इमोशंस नीचे आते हैं, वो जो वेपन उसके हाथ में सीधा था, वो वेपन आहिस्ता-आहिस्ता उस पे उसकी ग्रिप लूज़ हो जाए। जैसे आपने उस दिन आप मिसाल दी थी कि मैं खुद उसके पास जा रहा था और उसके हाथ में पिस्टल था। पॉसिबल था कि वो अपने आप को या मुझे भी गोली मार देता, खुदा ना ख़ास्ता। लेकिन आपने वो एक्शन किया और आपने बातचीत के ज़रिए ऐसी सिचुएशन ले आए कि वो जब आपने उसके हाथ से वेपन लिया तो उसने रेज़िस्ट भी नहीं किया। तो ये एक इसका रोल होता है कि नेगोशिएशंस इस तरह की जाएँ कि जो सब्जेक्ट है उसको आहिस्ता-आहिस्ता आप काबू कर लें और फिर वो जो उसको सॉफ्टन अप कर दें, उसको कमज़ोर कर दें, उसे नरम कर दें, उसके रवैये में लचक पैदा कर दें और फिर क्या करें कि उसको उस नरम रवैये की वजह से वल्नरेबल कर दें। बाज़ औक़ात इस कदर कामयाब नेगोशिएशंस भी होती हैं कि वो जो सब्जेक्ट है वो वहीं पर आकर उसकी कैथार्सिस हो जाती है, कैथार्सिस होने के बाद सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाती है, वो रोने-धोने लग जाते हैं, वहीं पर सरेंडर करने लग जाते हैं। वो कहते हैं जी ये वेपन ले और बस हम तो हमसे तो गलती हो गई और अब हम सरेंडर करते हैं। और ये हुआ है दुनिया में कि अच्छे नेगोशिएटर्स ने हेल्प करके टैक्टिकल टीम की और उनको सरेंडर करवा लिया और उसके बाद वो सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में कामयाब हो गए। तो इसमें एक अच्छा नेगोशिएटर जो है वो टैक्टिकल टीम की हेल्प भी करता है और उसको जो सब्जेक्ट है उसे इस तरह से उसको कमज़ोर बना देता है, उसे वल्नरेबल बना देता है कि फिर उससे हम हेल्प ले सकते हैं या उसको हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से मैनूवर कर सकते हैं। उसकी बिहेवियर को हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये एक अच्छे नेगोशिएटर का रोल है कि वो टैक्टिकल टीम की या ऑपरेशंस की सपोर्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पे वो उनको जब मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा था कि अगर ये एपिसोड लेंदी हो जाए, ये एपिसोड ज़रा तवील हो जाए वाक़ये की, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि एक वक़्त आए कि जी आप कहें कि अंदर तुम्हारे पास 5 लोग हैं, तुम खुद भी 2 अफ़राद हो, तुम 7 लोग हो, अंदर तुम्हें खाने की ज़रूरत है। तो तुम्हें खाने और पानी प्रोवाइड करना है हमने। तो खाना और पानी प्रोवाइड करना एक बिल्कुल नेचुरल बात है और जब आप ये बात करेंगे, तो यकीनन इस बात पे
उसके जो जो अगवाकार है, जो सब्जेक्ट है आपका, उसके जहन में शक तो पैदा हो सकता है कि कहीं ये इससे कोई चाल तो नहीं चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ-साथ नेचुरली उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो उसे ये भी कहेगी कि हाँ, ये बात सच है। खाना-पीना तो बुनियादी ज़रूरत है। इन लोगों की भी ज़रूरत है जो कैप्चर हुए हुए हैं और हमारी भी ज़रूरत है। तो ये खाना-पीना प्रोवाइड करना है तो नेचुरल चीज़। इस तरह की नेचुरल जो डिलीवरीज़ हैं, इस तरह की नेचुरल जो आप उनको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, खाना है, पानी है या अद्वियात है। आप बताते हैं कि जी तुम्हारे पास जो हैं वो 2 बुज़ुर्ग हैं जिनको दवाइयों की फ़ौरी ज़रूरत है। तो दवाइयाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं और हमें दवाई प्रोवाइड कर लेने दो, वरना वो जान से चले जाएँगे। तुम्हारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है, तुम उन्हें मारना तो नहीं चाहते। तो लेकिन तुम हमें अलाउ करो तो हम उन्हें दवाई पहुँचा दें। इस तरह की बात आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है? या आप उन्हें कोई इस तरह की रियायत या कंसेशन की बात कर सकते हैं कि जी हम तुम्हें ये चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, तुम्हारा ये ख़्याल कर लेते हैं। इस तरह की कोई बातचीत उनसे की जाए, जिसको बाद में आपकी स्वाट टीम या एक्शन टीम जो है वो एक्सप्लॉइट कर सके। वो कैसे कर सके कि जब आप उन्हें खाना पहुँचाने की बात करते हैं, तो साथ ही आप अपनी स्वाट टीम को ही खाना पहुँचाने के भेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। वो उस भेस में जाएँगे, उस भेस बदल कर के जी हम तो खाना पहुँचाने के लिए लोग आए हैं, हम स्वाट टीम या मतलब हम पुलिस वाले नहीं हैं, हम तो कहीं से कोई होटल वाले आए हैं और हम खाना पहुँचाने के लिए आए हैं। अगर इस तरीके की आपकी स्वाट टीम जो है वो वहाँ पर यूज़ कर ले उस सिचुएशन को, उस स्लॉट को जब वो ओपनिंग हो रही है, वो दरवाज़े को ओपन कर रहे हैं, खाना लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, एक लम्हे के लिए वो अपने आप को थोड़ा-सा वल्नरेबल कर रहे हैं। उस सिचुएशन को स्वाट टीम यूज़ कर सकती है। लेकिन ये कब यूज़ कर सकती है? जब आपकी और स्वाट टीम की मुस्तकिल लाइज़-ऑन एक-दूसरे से इंटरैक्शन चल रहा हो और नेगोशिएटर्स जो हैं वो स्वाट टीम की मूवमेंट्स, उसकी पोज़ीशन, उसकी कैपेबिलिटीज़ को माइंड में रखते हुए अपने सब्जेक्ट को जो है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। अगर तो वो आप इस तरीके से करते हैं, तो यकीनन आप अपने जो हमारी जो आपकी जो आपकी एक स्वाट टीम है, उसके लिए आप एक रास्ता आसान कर देंगे, उसके काम को आप आसान कर देंगे। और यहाँ पर ये सारी टीम्स जो हैं, बेसिकली अगर हम कहें कि कोई एक टीम ने आखिर में सक्सेस हासिल करना है या एक टीम का मकसद किसी एक टीम के ज़रिए पूरा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये तमाम टीम्स ने मिलकर मकसद हासिल करना है। अगर आप ये कहेंगे कि स्वाट टीम ने जो है ना आखिर में मार का मारा और उन्होंने सब कुछ कर लिया, तो ऐसा नहीं है। नेगोशिएटर्स के बगैर वो अपना काम पूरा नहीं कर सकते थे। और इसी तरह नेगोशिएटर्स अगर ये कहें कि सब कुछ हमने कर दिया तो वो भी मुमकिन नहीं है। स्वाट टीम के बगैर वो भी अधूरे थे। तो ये एक-दूसरे से कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क के साथ काम हल होता है। ऐसे केस में आप स्वाट टीम को बतौर नेगोशिएटर भी हेल्प कर रहे होते हैं, उसके लिए रास्ता बना रहे होते हैं ताकि उस रास्ते को वो अ, इस्तेमाल कर सकें। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक ही शख्स है जिसने कोई 2-4 लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है मिसाल के तौर पे। तो नेगोशिएटर उससे फ़ोन पर बात करता है और फ़ोन पर उसके साथ राब्ते में होता है और उस टेलीफ़ोनिक कॉन्टैक्ट के दरमियान वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको जज़्बाती तौर पर उसको एंगेज करता है, उसको एंगेज करके, उससे बातचीत करके, उसे एक ऐसे फ़ेज़ पर ले आता है कि जब वो वल्नरेबल हो जाता है। वल्नरेबल होने की वजह से उस वक़्त स्वाट टीम उसके वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा सकती है। यानी स्वाट टीम उस वक़्त एक्शन करने की एक पोज़ीशन में आ जाती है। तो बेसिकली आपका जो नेगोशिएटर है, मैं ये सारी जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसका मकसद ये बताने का है कि नेगोशिएटर सिर्फ़ नेगोशिएशंस करने के माइंडसेट से नहीं बैठा होता, बल्कि वो एक्शन असॉल्ट टीम, एक्शन टीम, ऑपरेशनल टीम या स्वाट टीम जिसे हम कह रहे हैं, टेक्निकल टीम कह रहे हैं, उनको उनको जो है ना वो हेल्प आउट भी कर रहा होता है। उनके काम को आसान बनाने के लिए उनको रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है। सो वो टेलीफ़ोन पे उसको एंगेज करे और बोले भई मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही, तुम ज़रा खिड़की की तरफ आओ। मिसाल के तौर पे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है। आवाज़ सही नहीं आ रही, सिग्नल सही नहीं, खिड़की की तरफ आओ। वो खिड़की की तरफ आए और वहाँ से उसको जो है वो स्नाइपर जो है वो उसको एम कर सकता है आसानी से। स्वाट टीम अगर कहती है कि भई हम तो स्नाइपर तैयार है और रेंज में भी है, सिर्फ़ इसे खिड़की की तरफ लेकर आओ। तो अब नेगोशिएटर बातचीत करते-करते उसे ऐसे एंगेज करे एक वक़्त पे आके कि हाँ, जब बात बहुत अहम मरहले में दाखिल हो जाए तो बोले मुझे सिग्नल सही नहीं आ रहे, शायद आवाज़ सही नहीं आ रही, खिड़की की तरफ आओ। वो खिड़की की तरफ आए और वहीं से उसे जो है ना वो स्नाइपर एंगेज उसको एम कर ले और आप उसको न्यूट्रलाइज़ करने में कामयाब हो जाएँ। ये भी पॉसिबल है। तो ये काम नेगोशिएटर एक अच्छा नेगोशिएटर जो है वो जो प्लान कर रहा हो स्वाट टीम के साथ मिलकर और टू वे इन्फॉर्मेशन का फ्लो दोनों के दरमियान हो, उसकी वजह से ये काम अच्छे तरीके से हो सकता है। फिर इसी तरीके से
कई लोग जब एक उसमें मौजूद हैं सिचुएशन में जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा आपके किडनैपर्स हैं या एक से ज़्यादा आपके क्रिमिनल्स हैं, जिनको हम सब्जेक्ट कह रहे हैं, उनकी तादाद एक से ज़ायद है। तो आपको ये पता करना होता है कि इनमें से लीडर कौन-सा है। उसकी वजह ये है कि उसकी कमांड पे लोग चल रहे होते हैं। अगर वो डाउन हो जाए, तो फिर उनके पास कमांड नहीं रहती, फिर उन्हें काबू करना आसान हो जाता है या उनसे बात मनवाना आसान हो जाता है। या अगर एक तो फिज़िकली वो डाउन हो जाए, ठीक है ना? न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि वो अ, अगर उसको काबू कर लिया जाए बातचीत के ज़रिए, अगर उसे कायल कर लिया जाए, तो वो बाकी लोगों को भी कायल कहते हैं ना कि लीडर ने हथियार डाल दिए, तो समझिए पूरी फ़ोर्स ने हथियार डाल दिए या पूरे ग्रुप ने, गैंग ने हथियार डाल दिए। तो अगर वो एक गैंग है 5 लोगों का है, तो उनमें जो लीडर है, वो अगर सरेंडर करने की तरफ आ जाएगा, तो वो सब सरेंडर कर जाएँगे। लाइक्लीहुड ये होता है, ज़्यादातर होता भी इसी तरह है। और अगर वो एक्शन करने पे आता है और वो लड़ने मरने पे आ जाता है, तो बाकी सारे लोग भी इसी तरीके से करेंगे, बाकी सारे लोग उसके खिलाफ नहीं जा रहे होते। इसलिए लीडर को शिनाख्त करना या लीडर को आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा ज़रूरी होता है और ये नेगोशिएटर्स कर सकते हैं। नेगोशिएटर बातचीत के ज़रिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आप बात कर रहे होते हैं, आप कहते हैं, "नहीं, उससे बात कराओ जो फ़ैसला कर रहा है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे अपने लीडर से बात कराओ।" आप बातों-बातों में बाज़ औक़ात ऐसा पॉइंट होता है वो फ़ोन किसी को दे देता है और आपको पता चलता है कि हाँ, एक्चुअली लीडर पीछे कोई और था। इसी तरीके से आप बातचीत में बाज़ औक़ात उसे टोकते हैं और टोक के आप कहते हैं कि तुम ये पीछे जिससे डिक्टेशन ले रहे हो ना, मेरी डायरेक्ट उससे बात कराओ। जो तुम्हारे कान में कह रहा है ना कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, उससे ही मेरी बात कराओ, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। आप लीडर से आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं और लीडर को आइडेंटिफ़ाई करके आप अपनी स्वाट टीम को भी बताते हैं कि मैं भी इस लीडर को डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू नेगोशिएशंस और स्वाट टीम अगर ऑपरेशन करेगी तो उसे भी फ़ोकस करना चाहिए लीडर की तरफ। फिर दूसरा, लीडर के अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आधा बंदा कोई बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है, बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद होता है। वो ही जो होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है उस सिचुएशन में कि अगर कोई असॉल्ट किया जाएगा, अगर कोई ऑपरेशन किया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा रेज़िस्टेंस क्रिएट कर सकता है। बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा वॉयलेंट है, इसको वेपन इस्तेमाल करने की, ताकत का इस्तेमाल करने की सबसे ज़्यादा जल्दी है या ये सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग टोन के साथ बात कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है एज़ फार एज़ एनी ऑपरेशन इज़ कंसर्न्ड। आप अपनी स्वाट टीम को बरवक़्त ये बता देते हैं कि ये शख्स जिसकी अभी बात हो रही है या फलाँ शख्स इन 3 लोगों में से ये सबसे ज़्यादा वॉयलेंट है। अगर आपने एंट्री करनी है, तो आपने सबसे पहले इसको एंगेज करना है। बाकी लोग काबू आ जाएँगे फिज़िकली आसानी से, इस शख्स को पहले एंगेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये इसको आपने एंगेज नहीं किया और इसे आपने काबू नहीं किया, तो ये आपके लिए नुकसान क्रिएट कर सकता है या ये वहाँ मग़वियान को भी, वहाँ के होस्टेजेस को भी नुकसान पहुँचा सकता है या कमालियों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है आपके समझने के लिए और नेगोशिएटर वो शख्स होता है या नेगोशिएशन टीम होती है, वो इस कैपेसिटी में होती है कि इन लोगों को बातचीत के ज़रिए आइडेंटिफ़ाई करे और फिर स्वाट टीम को इनके बारे में बता दे। इसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें नेगोशिएशन टीम मुताल्लिका फ़र्द यानी कि सब्जेक्ट के मज़बूत मुकाम को खाली करा सकती है। यानी उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ पर वो अपने आप को छुपाए हुए और वो समझ रहा है कि मैं वहाँ सेफ हूँ, वहाँ से उसे खाली कराकर उसे किसी ऐसी जगह पर ले आ सकती है, जहाँ वो आसानी से एक्सेसिबल हो जाए। ये मिसाल मैंने अभी भी आपको दी थी कि अगर यही कमरा है, तो इस कमरे में अगर एक तरफ मेरे सामने दरवाज़ा है और ये मेरे राइट साइड पे विंडो है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, मैं इन्हें अवॉइड करके एक तीसरा कॉर्नर जो है, उस तरफ जाऊँगा, जहाँ मैं अपने तौर पे अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ समझूँगा। अगर मैं यहाँ होस्टेज टेकर हूँगा, तो मैं अपने सामने वाले डोर और विंडो इन दोनों को अवॉइड करके इस रूम के तीसरे कॉर्नर में जाऊँगा, जहाँ पर मैं अपने आप को सेफ समझूँगा क्योंकि एंट्री होने वाली कोई भी चीज़ आसानी से मुझे नज़र आएगी और मेरा उससे फ़ासला ज़्यादा होगा और मेरे पास रिएक्शन का टाइम ज़्यादा होगा। तो ये अगवाकार भी या ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, ये भी अपने आप को ऐसे प्लेस करता है कि किसी स्ट्रॉन्ग होल्ड में रहे, खुद अपने आप को सेफ रखे। और आपकी कोशिश ये होती है बतौर नेगोशिएटर कि आप इसे इसके स्ट्रॉन्ग होल्ड से निकालें और किसी वल्नरेबल पोज़ीशन में लेकर आएँ। किसी वल्नरेबल पॉइंट पे लेके आएँ, किसी ज़्यादा एक्सेसिबल पॉइंट पे लेके आएँ, ताकि इनके दरमियान जो इस एक्सेसिबल पॉइंट पे आने की वजह से जो स्वाट टीम है, उसके एक्शन के केस में वो आसानी से इसे काबू कर सके। ये काम भी आपका नेगोशिएटर करता है।
और ये नेगोशिएटर बातचीत के जरिए किसी वजह से किसी बहाना बना के, जैसे मैंने कहा कि टेलीफोन के सिग्नल्स ना आने का बहाना बना के, या वो कहे कि तुम सामने आओ और तुम मेरे सामने आकर आंखें मिलाकर मुझसे बात करो, इस तरीके की बात करके, या तुम सामने आओ और मुझे हाथ के इशारे से बताओ कि ये तुम ही हो जो मुझसे बात कर रहे हो। ठीक ना, बड़ी इंपॉर्टेंट एक तरीका ये भी हो सकता है ना, मोबाइल फोन पे बात हो रही है तो अंदर से जो शख्स मौजूद है वही आपसे बात कर रहा है, या तीसरे मकाम पे कोई बैठा हुआ शख्स आपसे बात कर रहा है, आपको क्या पता। आप ये कह सकते हैं कि भाई जिससे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ वही शख्स है अंदर, कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। आप दरवाजे पे आओ या आप खिड़की पे आओ और मुझे आकर बताओ कि आप ही मुझसे बात कर रहे हो, वरना मैं कैसे मान लूं कि आप अंदर हो, एक से ज्यादा अफराद हो, मुझे बताओ। इस तरीके से आप बातचीत के जरिए उसे ट्रैप कर सकते हैं और उसे एक्सेसिबल पॉइंट की तरफ ला सकते हैं, जहां से स्वाट टीम उसको निशाना बना सकेगी या स्वाट टीम के एक्शन करने की सूरत में फायदा हो सकेगा। या मुमकिन है वो दरवाजे या खिड़की में आए तो उसकी अपीयरेंस वाज़ेह हो जाए और आइडेंटिफाई किया जा सके। अच्छा, उसके बाद आपको ये दिखाना होता है कि एज़ ए नेगोशिएटर कि भई हमने तुम्हारी मुतालबात को मान लिया है। बाज़ औक़ात आपको सिर्फ़ ऐसा अपीयर करना होता है। ये हकीकत नहीं होती और आप एक्चुअली सरेंडर नहीं कर रहे होते उसकी सारी डिमांड्स के आगे, कैपिचुलेट नहीं कर रहे होते। लेकिन आपने उसको ये बताना ज़रूर होता है कि हाँ, हमने तुम्हारी मुतालबात मान लिए हैं, या हमने मुताल्लिका अथॉरिटीज़ से बात की है, या हमने मुताल्लिका अथॉरिटीज़ से बात की है और उन्होंने तुम्हारे मुतालबात मान लिए हैं। मुबारक हो, तुम्हारे मुतालबात मान लिए गए हैं। तुम्हें तसल्ली हो कि तुम्हारे मुतालबात मान लिए गए। आप उससे ऐसी बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरह की बात करने से उसमें एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ विक्ट्री आ जाता है। उसके अंदर कामयाबी या जीत का एक जो है वो गलत एहसास आप पैदा करते हैं। और होता क्या है कि ये जो मिसाल मैं इसकी दे रहा हूँ कि मैंने पहले भी ये मिसाल रिपीट की थी पुलिस के हवाले से, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो जब किसी के अंदर एक कामयाबी का एहसास पैदा करते हैं, एक जीत का एहसास पैदा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अपने गार्ड्स डाउन कर देता है। वो अपनी जो सिक्योरिटी का लेवल था, अलर्टनेस का लेवल था, अपने गार्ड्स अप रखने का लेवल था, उसको बाज़-औक़ात रिड्यूस कर देता है। ये अक्सर होता है, पुलिस ऑफ़िसर्स मेरे साथ हैं, आप पुलिस ऑफ़िसर्स ये जानते हैं कि जब कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है, जब कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही होती है या कोई बड़ा जलसा हो रहा होता है, अभी जैसे हम देख रहे हैं बड़े पॉलिटिकल जलसे हो रहे हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी सिक्योरिटीज़ लग रही हैं। अभी कराची में भी हुआ था, अभी लाहौर में भी हुआ। इन पे सिक्योरिटीज़ की जो डिप्लॉयमेंट है वो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में हो रही है। अब अचानक से ये सब जगह पे एक मैसेज चलता है कि जी जलसा खत्म हो गया, तो लोगों का जो सिक्योरिटी का जो हमारा अलर्टनेस लेवल होता है वो अक्सर रिड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से क्योंकि हम महसूस करते हैं चलो जी हमने आज का इवेंट कंप्लीट कर लिया, तो हम जो है वो थोड़े से ईज़ी हो जाएँगे, रिलैक्स हो जाएँगे। जो सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट थे, हर मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बारीकी से देख रहे थे, हर शख्स को बड़ा क्रिटिकली स्कैन कर रहे थे, वो हम ईज़ी होके और उस काम को रोक देते हैं या उस काम को कम कर देते हैं। और ये चीज़ जो होती है वो उसकी जो आपका टैक्टिकल टीम है, अगर सब्जेक्ट आपका इस तरीके से रिलैक्स मोड में आ जाए, अगवाकार रिलैक्स मोड में आ जाए, तो टैक्टिकल टीम वहाँ उसका फ़ायदा उठा सकती है। ये फ़ॉल्स सेंस ऑफ विक्ट्री का जो हमने ज़िक्र किया, कामयाबी या जीत का गलत एहसास, और इसकी वजह से वो जो सिक्योरिटी है, उसका कम हो जाना और उसका अपनी ड्यूटी को छोड़ देना या अपनी ड्यूटी से गाफ़िल हो जाना, इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है वो मैंने शेयर की थी। एक एग्ज़ाम्पल इसकी इस्लामी तारीख़ से मिलती है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक में आपने एक मर्तबा एक ग़ज़वा में इस तरह किया था कि किसी के ज़िम्मे कोई काम लगाया था एक बड़ी जंग में, और उस ग्रुप ऑफ पीपल ने ये महसूस जब किया कि हाँ, अब हम जंग जीत चुके, तो उसने वो अपनी ड्यूटी छोड़ दी। और उस ड्यूटी के लैप्स की वजह से, उस सिक्योरिटी लैप्स की वजह से, मैं कहूँगा आज की टर्म में जो हम पुलिस में यूज़ करते हैं, तो सिक्योरिटी लैप्स की वजह से हम वो जीतती हुई जंग हार गए। अगर किसी पार्टिसिपेंट को वो वाक़या याद है, तो मैं चाहूँगा कि वो शेयर करे, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी बाकी लोगों के लिए जिनको वो वाक़या याद नहीं है या जिनके वो इल्म में नहीं है। तो आप पार्टिसिपेंट्स में से किसी को सीरत का वो वाक़या याद है? वेरी नाइस, फ़ौरन एक हैंड रेज़ हुआ है। ये सर एक ग़ज़वे में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के दहाने से अपनी एक जमात के ग्रोह को कहा था कि यहाँ से अपनी पोज़ीशन आपने नहीं छोड़नी। तो फिर ये रिलेटेड है हज़रत खालिद बिन वलीद से, उन्होंने उस वक़्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो पहाड़ का चक्कर काट के उस तरफ से उकब से आकर उसमें जो है बहुत सारे सहाबा शहीद हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस्लाम के शुरू के दौर में।
और मामला ऐसे था कि इन्होंने समझा कि हम जंग जीत गए हैं। ये सारे माले गनीमत के पीछे आए थे, माले गनीमत समेट लें। तो उकब से हजरत खालिद बिन वलीद ने इन पर जो है वो जंगी टैक्टिक्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने उस वक्त वो जमाना वो कुफर में थे, उन्होंने जो है मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ये इस तरह डेट था। और वो गजवा कौन सा था? गजवा मुझे सर कंफर्म नहीं है, कोई और गजवा पार्टिसिपेंट? और मेरे साथी बता। जी बिल्कुल, बिल्कुल गजवा ओहद। हमारे 2 और पार्टिसिपेंट्स भी इसमें कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, प्लीज आप लोग भी बताएं। अच्छी बात है, ऐसी बात में अगर आप कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो बताएं। सर गज़वा-ए-उहद का बता रहे थे, जब हम वहाँ पे जो है साहबा, जब उसने जो है जंग का ऐलान किया था, यानी जीत का ऐलान हुआ था कि हम लोग जो है जीत गए, माल गनीमत को जब इकट्ठा कर रहे थे, तो इसी असना में उसने अपनी पोजीशन जो है छोड़ दी और पीछे से कुफार ने दोबारा उस पर हमला किया। और वही जो वो उस वक्त माली गनीमत की इकट्ठा करने में मसरूफ थे, तो जीती हुई जंग वो दोबारा हार गए और वो शिकस्त खा गए। और उस पर फिर यही हमारे लिए गज़वा-ए-उहद का वाक़या है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कोई पार्टिसिपेंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। ये मैंने हैंड इसलिए रेज किया था कि वो पहले जो पार्टिसिपेंट था उसको याद नहीं हो रहा था, उसने कोई जनरल बात की कि किसी गज़बे में, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, और तो डिटेल उन्होंने बता दिया है कि जंग जीतने के बाद वो माल गनीमत के लालच में सारे जो हैं वहाँ पे वो कूद पड़े थे, और जो की पोजीशन था जिसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया था कि आपने इस पोजीशन को नहीं छोड़ना है, तो वो वहाँ चले गए और पोजीशन खाली रह गया। और उस जंग में गज़बे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उन्होंने दांत शहीद किया। तो ये जो गज़वा मैं अभी जो एक एनालॉजी बताऊंगा उसमें ये है कि गज़वा ओहद दाल पे ख़त्म होता है, तो उसमें और इसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत भी शहीद हुआ है, तो ओहद लास्ट दाल को दांत के साथ रिलेट करके ये तो कोई भी उसको नहीं बोलेगा जिंदगी भर, तो ये उनको याद रहेगा। वैसे बड़ी अच्छी आपने पहचान भी बताई। बिल्कुल बिल्कुल, दांत शहीद हुआ है और गज़वा ओहद है, बस इतना सिर्फ मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, अच्छी आपने पहचान भी अच्छी बताई। और दूसरा देखें, ये हमारी हिस्ट्री जो है ना, इसको चाहे वो हम अपने रिलीजन की हिस्ट्री को कहें, इस्लाम की हिस्ट्री को, या पाकिस्तान की हिस्ट्री को, या फिर हम वैसे दुनिया की हिस्ट्री को देखें, तो हिस्ट्री में यकीनन बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जिनसे हम बहुत सारा सबक सीख सकते हैं। इस वाक्य में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, बीइंग पुलिस ऑफिसर्स, चाहे हम क्राइसिस नेगोशिएशन में देखें, किसी बड़े क्रिटिकल इंसिडेंट में देखें, सिक्योरिटी ऑपरेशंस की ड्यूटीज में देखें, हम किसी भी जगह पर देखें ना, अगर पुलिस ऑफिसर को आपको कोई ड्यूटी दी जाती है तो टिल द लास्ट मोमेंट आपको वो ड्यूटी अंजाम देनी चाहिए। हम अक्सर और बेशतर अपने ड्यूटी की जब ब्रीफिंग कर रहे होते हैं, खासतौर पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स की, तो उनको ये बता रहे होते हैं कि देखें, जब आपने इंसिडेंट के जब इवेंट के या किसी बड़े सिक्योरिटी के जो इंतजाम है उसके शुरू में आपने मोहतात रहना है, चौकस रहना है, अलर्ट रहना है, सब होंगे, लेकिन उसके आखिर में खास तौर पे ज्यादा मोहतात होना है। और हमारे तो ये मेरी तो ये आदत है कि जब कभी इंसिडेंट खत्म होता है तो मैं उस वक्त जरूर पर्सनली एक तो उधर आ जाता हूँ ग्राउंड के ऊपर, और दूसरा वायरलेस पे भी आके तमाम लोगों को उस वक्त अलर्ट करते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिस पे लोग रिलैक्स होना शुरू होते हैं। और जब हमारे लोग रिलैक्स होना शुरू होते हैं तो जाहिर सी बात है, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है उसके लिए यही मूवमेंट सबसे ज्यादा आसान होता है। सो आप भी हमेशा ये अपनी आदत बनाएं कि जब भी इंसिडेंट का खास तौर पे उसका एंड अनाउंस होता है, वो एक तरह से हमारा सक्सेस होता है, वो एक तरह से हम लोग फील कर रहे होते हैं कि अब तो हम जीत गए, अब तो हमने अपना काम पूरा कर लिया, नाउ इट्स ओवर। सो इंग्लिश में कहते हैं कि इट्स नेवर ओवर अंटिल इट्स ओवर। ठीक है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप ये न समझें कि वो खत्म हो गया। और खत्म होने का मतलब ये होता है कि तमाम जो उससे रिलेटेड एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो गई है। सो इस केस में जब हम बात करते हैं, वापस अपने टॉप कॉन्टेक्स्ट की तरफ आते हैं जिसमें हम ये मौजूद बात कर रहे थे, तो इसमें अगर नेगोशिएटर्स बातचीत के जरिए ये एहसास दिलाएं सब्जेक्ट को कि आपके मुतालबात मान लिए गए, तो एक लम्हे को उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आता है, एक सेंस ऑफ विक्ट्री आता है, एक सक्सेस का सेंस आता है। और उस सेंस की वजह से जो फॉल्स सेंस ऑफ विक्ट्री है उसकी वजह से वो गलती कर सकता है। वो सब्जेक्ट गलती ये करता है कि वो जो अपनी उसकी जो सिक्योरिटी का या उसकी सेफ्टी का जो एक एलिमेंट था वो रिलैक्स हो जाता है, और जहां वो रिलैक्स होता है वहां टैक्टिकल टीम जो है वो असॉल्ट कर सकती है, और वो असॉल्ट करके उसको ओवर पावर कर सकती है, उसे काबू कर सकती है, उसे न्यूट्रलाइज कर सकती है, या उसे अरेस्ट कर सकती है। सो ये एक पॉइंट है जो इसमें सीखने वाला है। मेरे ख्याल में ये तमाम को आइडिया हो गया होगा।
तो इन पिछली 2 स्लाइड्स में जिस तरफ हमने इशारा किया था वो ये था कि नेगोशिएटर को महज गुफ्तगू करने वाला या महज बातचीत के जरिए टाइम हासिल करने वाला शख्स ना समझा जाए, बल्कि उसे एक्शन जो करने वाली टीम है, जिसे हम स्वाट टीम कह रहे हैं, उसके साथ उसका एक कंटिन्यूअस रिलेशनशिप, उसके साथ एक कंटिन्यूअस कांटेक्ट और उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करना या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ये काम होना चाहिए नेगोशिएटर का। और नेगोशिएटर को इस माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए कि जो ऑपरेशनल टीम मेरी ग्राउंड के ऊपर है, मैं ऐसा माहौल पैदा करूं या ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूं कि जो ऑपरेशनल टीम है या स्वाट टीम है, वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाए। क्योंकि मकसद सबका एक होता है, मकसद सबका यही होता है कि सिचुएशन पीसफुली डिफ्यूज हो जाए, जो होस्टेजेस हैं वो सेफ एंड साउंड वहां से बाहर निकल आए, और जो अगवाकार हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम गिरफ्तार कर लें, या फिर अगर वो गिरफ्तारी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और रेजिस्टेंस करते हैं तो उन्हें न्यूट्रलाइज कर लें। फोर्स का इस्तेमाल उसी हद तक करें जिस हद तक जरूरी है। फोर्स के इस्तेमाल को अपना आखिरी ऑप्शन रखना हमने हमेशा होता है, क्योंकि अगर हम वैसे ही ब्रूटल फोर्स यूज करेंगे तो जो हमारे होस्टेजेस हैं उनकी जान का खतरा होता है। और सियालकोट वाले इंसिडेंट में कल बिल्कुल सही हमारे किसी साथी ने, किसी पार्टिसिपेंट ने ये बात कही थी कि सियालकोट वाले इंसिडेंट में जो फोर्स का यूज किया गया उसके लिए प्लान ठीक से नहीं किया गया, जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। इतना बड़ा इंसिडेंट था, जजेस की सिक्योरिटी स्टेक पर थी, खवातीन जो कैदी थी उनकी सिक्योरिटी स्टेक पर थी, पूरी दुनिया, पूरा मुल्क उसको देख रहा था, और वहां पर चंद घंटों के अंदर बस हमने समझा कि सब कुछ ऑल इज लॉस्ट, और हमने एक जो है वो अनप्लान्ड किस्म का या एक पार्शली प्लान्ड किस्म का हमने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। और जब हमने वो ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसका नतीजा भी देख लिया कि जजेस की भी शहादतें हुई और कैदी भी मारे गए, और बाद में उसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट को, खासतौर पे पुलिस को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और मुकदमे जो है उनका सामना करना पड़ा, नौकरियों से जाना पड़ा, और कितने ज़्यादा और नुकसानात उसके साथ हुए, करियर लोगों के ख़राब हुए। ये तमाम चीज़ें जो थे ये एक गलत मनसूबाबंदी की वजह से हुए थे। तो आपको एक्शन असॉल्ट अगर करना है तो एक तो उसे अपने आखिरी ऑप्शन रखना चाहिए, और अगर वो करना है तो वो भी निगोशिएटर्स के साथ इंतहाई क्लोज कोऑर्डिनेशन में, हर स्टेप को उठाने से पहले कोऑर्डिनेशन करते हुए, ताकि आपके किसी अमल से जो आपका ये मकसद है ये फेल ना हो जाए, ये डिजास्टर की तरफ ना चला जाए। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम बात करते हैं इसकी जो हमारा बेसिकली एक कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है या सिग्निफिकेंट इंसिडेंट होता है, उसमें हमारा जो नेगोशिएशन टीम्स है उसका कॉन्सेप्ट क्या है और कमांड पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा ख्याल आज का टाइम कंप्लीट हो रहा है, हम इसे क्योंकि ये कंप्लीट, इसके हर रोल को बताना है, इसके हर एलिमेंट के ऊपर बात करनी है, तो हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टाइम कंप्लीट हो रहा है और ये है थोड़ा सा, इसको मैं डिटेल में बताना चाहूँगा हर इसके एलिमेंट को और उसके रोल को, तो इसे हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के सेशन से मुताल्लिक अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर शेयर करें। आज हम इसको कंप्लीट करते हैं, कल के सेशन का टाइम भी फुरकान बता दीजिएगा और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। सो अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो, इंशाल्लाह कल मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।